जब योग शुरू किया था तो उस समय ज़्यादा कुछ पता नहीं था कि योगा होता क्या है। जी। तो बस योगा स्टार्ट करने का यही पर्पस था कि मतलब ये सुना था कि योगा कॉम्पिटिशन्स होते हैं। उसके बाद 400 बीसी के आसपास की बात है, तब आपका पतंजलि योग सूत्र, पतंजलि महर्षि पतंजलि जो है, उन्होंने इस ज्ञान को एकत्रित किया, सारे ज्ञान को एकत्रित किया कि योग है क्या। मतलब हर जगह से उन्होंने इसको इकट्ठा किया, वो बिखर गई थी, तो उसको एक 8 सूत्रों में, मतलब 8 स्टेजेस में और 196 सूत्रों में इसको प्रभावित कर दिया। फिर ये होता है कि आगे वाला बंदा सीखता है ना, कुछ तो व्यक्ति बहुत लास्ट स्टेज पे आके सीखना शुरू करते हैं कि अब तो स्थिति खराब हो गया, तो डॉक्टर ने बोल दिया कि अब आप कर लो तो ठीक है। बट मैंने वहाँ से भी कुछ पेशेंट्स को निकाला है जो सर्वाइव कर रहे हैं अभी, बिल्कुल ठीक है। संहिता एक बुक है, ग्रहण संहिता, महर्षि ग्रहण जी ने लिखी है। तो वो ग्रहण संहिता आप ले लेंगे तो उसमें आपको षटक्रम, आसन, प्राणायाम, मुद्रा, बंध, ठीक है, सबके बारे में अच्छे से, ध्यान के बारे में भी उसमें है, तो पूरी चीज़ें उसमें कवर हो जाती है। और डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन मिलता है, तो डिटेल में आप पढ़ेंगे ना, समझ पाएंगे कि आप क्या। रेगुलर योगा प्रैक्टिस से हमारे फिजिकल और मेंटल हेल्थ पे क्या असर होता है? देखिए, योग वैसे आपके 7 लेवल्स पे काम करता है, फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली, ठीक है, इंटेलेक्चुअली, इमोशनली, सोशली और एनवायरमेंटली। तो वो लगभग हर एक आसन का एक ड्यूरेशन था 3.5 मिनट का, कंटिन्यूसली वो आसन करने थे हमें, मतलब विदाउट मूवमेंट ना, कंटिन्यूसली लगभग हमारा 20 मिनट्स के आसपास का वो था। योगा का फ्यूचर आपको कैसा लग रहा है इन इंडिया और लेट्स से आउटसाइड इंडिया? देखिए, आज के समय में योगा की डिमांड पूरा इंडिया, आउट ऑफ इंडिया, पूरा इंटरनेशनल लेवल पे है। हाय पंकज जी, कैसे हो आप? मैं बढ़िया, आप कैसे हैं शिविका जी? मैं भी एकदम बढ़िया जी, थैंक यू फॉर कमिंग टू आवर शो टुडे। थैंक यू सो मच। वेरी एक्साइटेड जी कि आज हम योगा के बारे में बात करने वाले हैं। जी। एक ऐसा टॉपिक विच इज ऑल्सो वेरी क्लोज टू माई हार्ट। बट उससे पहले आपके बारे में जानना चाहेंगे हम जी। कि आपने योग यात्रा की जर्नी कैसे शुरू की? योग यात्रा लास्ट 10 ईयर से कर रहा हूँ मैं। जी 10 ईयर्स मुझे हो गए हैं योग में। जी और जब योग शुरू किया था तो हाँ उस समय ज़्यादा कुछ पता नहीं था कि योगा होता क्या है। जी तो बस योगा स्टार्ट करने का यही पर्पस था कि मतलब ये सुना था कि योगा कॉम्पिटिशन्स होते हैं। ओके तो एक कंपटीशन, एक पर्पस रहा कि मेरे को कॉम्पिटिशन्स करना है। फिर कॉम्पिटिशन्स की मैंने तैयारी करना शुरू किया और कुछ कॉम्पिटिशन खेलने भी गया, तो उस समय मेडल्स नहीं आए थे मेरे, जी तो वो इतनी प्रैक्टिस नहीं हो पाई थी। बट वहाँ जाके ये चीज़ें पता चली कि योग में खाली आसन ही नहीं है, बहुत सारी और भी अदर चीज़ें हैं। क्योंकि वहाँ पे जो टीचर्स मिले उनसे हमने पूरा पता किया कि वो क्या कर रहे हैं योग में। तो कई बता रहे कि हमने मास्टर इन योगा करी है, पीएचडी करी है, और कई सालों से योग का अभ्यास कर रहे हैं, इंडिया में भी, आउट ऑफ इंडिया में भी कर रहे हैं। तो वो चीज़ जब पता चली तो मुझे लगा कि हाँ, योग थोड़ा ही नहीं है, बहुत बड़ा है। तो जी फिर मैं धीरे धीरे करके योग की प्रैक्टिस को और आगे बढ़ाया। जी और दिल्ली में मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट है, जी यहाँ से मैंने अपना योगा कोर्स शुरू किया। ओके तो यहाँ 1 मंथ का कोर्स होता है। हाँ तो 1 मंथ कोर्स के बाद फिर हम 3 मंथ, 6 मंथ ऐसे यहाँ पर सारे कोर्सेज करे। तो उस कोर्स के दौरान ही मुझे पता चला कि इसमें और भी आगे कोर्सेज है, तो मैंने फिर मास्टर इन योगा करना शुरू किया। वो मैंने हरिद्वार से इसको कंप्लीट किया है। जी तो 2 साल हरिद्वार में बिताए हैं, तो वहाँ पर मतलब योग को और अच्छे से मैंने जाना कि योग की गहराइयाँ क्या है। क्योंकि वहाँ पर जो माहौल है, दिल्ली और हरिद्वार में बहुत अलग माहौल है योग को लेके। वहाँ पर स्पिरिचुअली योग को करते हैं, मतलब हमारे टीचर भी थे, उन्होंने बहुत गहराइयों से योग को सिखाया कि योगा है क्या। तो उसी चीज़ को मैं धीरे धीरे अपने लाइफ में एक्सपीरियंस को गेन करता जा रहा हूँ। और ये नहीं कहूँगा कि मुझे सारा योग आ गया अभी, तो वही 10 साल में जो भी सीखा है, इतना सीख लिया है कि मैं आगे लोगों को सिखा पा रहा हूँ। और अभी भी लगातार मैं इसकी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। जी और आगे अब मैंने पीएचडी इसमें स्टार्ट करा है ताकि मैं उसको और अच्छे से जान लूँ। तो जी पीएचडी में अभी मेरा लास्ट 1 ईयर रह गया है, उसके बाद फिर आगे और अभ्यास करेंगे इसका। तो योग की पढ़ाई का कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? योग में जो मैंने आपको जैसे बताया पहले, योग में आसन्स को लेके था कि आसन है, बट जब योग को अच्छे से पढ़ा कि योग है क्या, तो उसकी गहराई में ये जानने को मिला कि आसन के अलावा ना हमने उसमें बहुत सारी स्टेजेस हैं। तो स्टेजेस में ये था कि आपका यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, तो 8 स्टेजेस हैं इसकी योग की। तो आसन तो एक स्टेज है उसमें से। तो जब उसकी गहराई को पता कि यम है क्या, नियम है क्या, क्योंकि अगर हम अच्छे से अपनी लाइफ में यम नियम को भी फॉलो कर लेते तो वो भी पूरे जीवन तक उसको अच्छे से फॉलो नहीं कर सकते। क्योंकि यम के अंदर भी आपके 5 आते हैं, अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये 5 आते हैं। तो 5 के बाद नियम जो है, नियम भी 5 होते हैं, शोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान।
अगर इसको ही मैं डिफाइन करूँ तो अहिंसा का मतलब ये है कि मतलब कुछ आपने मन से किसी को ठेस नहीं पहुंचानी, ठीक है, किसी को बुरा भला नहीं कहना, ठीक है, हिंसात्मक कोई भी कार्य नहीं करना। अहिंसा सत्य, सत्य में हमेशा कोशिश करिए कि जो आप जितना सत्य बोल सके, किसी को झूठ ना बोले, ठीक है। और इसमें ये भी कहा गया कि अगर आप सत्य का पालन करते हैं 6 मंथ तक लगातार अगर आप इसका अभ्यास करते हैं, सच कि आपने झूठ बोलना ही नहीं है, तो आपको वाक की सिद्धि प्राप्त होती है। तो ये इस योग में ही कह रखा है और ये चीज है ऐसा कि ऐसा सत्य है, ये होता है। तो अहिंसा सत्य अस्ते, अस्ते मीन होता है चोरी ना करना, ठीक है। तो किसी भी तरीके की चोरी इसमें इन्वॉल्व है, चाहे आप किसी के कोई सामान चोरी कर रहे हैं, ठीक है, किसी की कोई और चीजों के ऊपर आपकी आसक्ति है कि मुझे ये चीज मिल जाए, तो वैसी कोई चोरी नहीं करनी। उसके बाद था अपरिग्रह। अपरिग्रह में ये होता है कि इतनी चीजों का संचय नहीं करना जितनी आपकी डिमांड है, ठीक है। घर हो गया, अपना गाड़ी हो गई और पूरी फैमिली होगी, इससे मेरी डिमांड नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उसके ज्यादा संचय करे जा रहा हूँ, मतलब जितनी रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा इकट्ठा करे जा रहा हूँ, तो वो चीज उसमें आता है अपरिग्रह में। मतलब जरूरत से ज्यादा चीजों को इकट्ठा नहीं करना, कोई हमारे काम तो आनी नहीं है। जैसे हम आए हैं, जैसे पैदा हुए हैं, कुछ लेके नहीं आए, जब जाएंगे तो भी कुछ लेके नहीं जाएंगे। तो अपरिग्रह का मतलब यही है कि आपने अपनी जरूरतों से ज्यादा चीजों को इकट्ठा नहीं करना। तो जब जरूरत से ज्यादा चीजें इकट्ठा होना शुरू होती है तो वही आपकी प्रॉब्लम्स को और बढ़ा देते हैं। बंदा अपने आप पे ध्यान ही नहीं दे पाता, बस वो कह रहा है ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, पूरा जीवन उस तरह से ही अपना निकाल देता है। ब्रह्मचारी के बारे में ये कहा गया है कि अपनी इंद्रियों का संयम करना। जो आपकी इंद्रिया मतलब किसी चीज को लेके मोहित नहीं हो जाना कि या उस चीज को पाने के लिए आसक्ति नहीं लानी अपने मन में कि मुझे ये चीज चाहिए। मान लो कोई चीज आपके सामने बहुत कीमती चीज रख दिया, वो आपका मन ललचा गया, तो वो इंद्रियों पे संयम आपके होना चाहिए, तो वो आपका ब्रह्मचार्य के अंदर में आता है। और ऐसे ही आपके नियम भी है 5, वो आपके आते हैं शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, 5 बताए थे। तो उसमें शौच मतलब अपनी शारीरिक शुद्धि, मतलब अपने अंदर से अपने आप को क्लीन करना है। संतोष होता है कि जो है उसका आपने मतलब उसी में रहना। एक होता है पेशेंस की, हाँ भाई ठीक है जितना है उतने में सही हूँ। तप मीन्स होता है कि अपने आप को, अपनी जो वीकनेस है उसको आपने ठीक करना, जो भी आपके अंदर कमियां है उसको ठीक करने जो भी आप प्रयास कर सकते हैं, वो तप में आ जाता है। और स्वाध्याय होता है कि ऐसे ग्रंथों का अध्ययन करना जिससे आपको नॉलेज मिले, मीन्स वो आपके क्या नाम है स्पिरिचुअल ग्रंथ भी हो सकते हैं, जनरल आपके टेक्स्ट भी हो सकते हैं, जिससे आपको नॉलेज मिले, जिससे आपको मतलब पता चले कि आपका जीवन क्या है, संसार क्या है, ठीक है, उस चीज के बारे में पता चले, वो आपका स्वाध्याय में आता है। नेक्स्ट होता है लास्ट आपका ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान का मतलब ये होता है कि मतलब एक होता है जब हम ज्ञान हमें प्राप्त हो जाता है तो एक अहंकार आ जाता है, तो कि मैं ही हूँ सब, है ना। जी। तो वो अहंकार ना आए इसलिए कि वो अपना ज्ञान ईश्वर को समर्पित करना है कि भैया जो है आपने दिया है, तो मन में वो वाला भाव आना चाहिए। अब ये मतलब ईश्वर के लिए ही नहीं कहा गया, ये अपने माता पिता के लिए भी कहा गया, क्योंकि जैसे माता पिता को भी हम ईश्वर का स्वरूप मानते हैं, तो हमें उनके सामने भी अपने आप को झुक के ही रहना चाहिए, हमेशा उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और जैसे एक आपने स्टोरी भी सुनी होगी कि जब शिव जी और माता पार्वती कहते हैं कि ये दोनों अपने पुत्र को कि भाई जो पूरा संसार का भ्रमण करके आओ, तो कार्तिकेय जी तो बहुत तेज से चले आते हैं चारों जी। ब्रह्मांड की चक्कर लगाने के लिए। तो गणेश जी कहते हैं कि भाई मैं तो यहीं पर चक्कर लगा लेता हूँ, तो मेरे तो सारा ब्रह्मांड यही है, इन्हीं में। तो सारे चारों चक्कर उनके अपने माता पिता के आसपास ही लगा लेते हैं। तो उससे वही सीख मिलती है कि मतलब ईश्वर पांडान का मतलब ये है कि अपने माँ बाप की भी सेवा करनी है, रिस्पेक्ट करनी है, और वो आपके अंदर अहम ना आए उसका अपने ध्यान रखना है। इसलिए महर्षि पतंजलि ने ये चीज बताई है, 8 स्टेज जो है ये महर्षि पतंजलि ने बताई है आपकी, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। बट क्या होता है कि हम सारी चीजों को छोड़ के सिर्फ आसन के ऊपर हमारा फोकस है इस जी। समय। अगर आप हाँ। आज के टाइम पे देखें तो हम सिर्फ आसन करना सोचते हैं कि आसन ही योगा, बट ऐसा नहीं है। ये बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है एक्चुअली मेरे लिए, क्योंकि आसन ही योगा समझा जाता है जी अक्रॉस द होल वर्ल्ड, आई थिंक, नॉट जस्ट। हाँ, आउट ऑफ इंडिया में भी आप देखो तो मोस्टली हाँ। वो आसन ही चलता है। बाहर के कंट्री में जी। एडवांस आसन कितना आप लगा सकते हो जी। वही चलता है, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो 8 स्टेजेस हैं इसकी योग की, तो आसन तो एक स्टेज है उसमें से। तो जब उसकी गहराई को पता है कि यम है क्या, नियम है क्या, क्योंकि अगर हम अच्छे से अपनी लाइफ में यम नियम को भी फॉलो कर लेते तो वो भी पूरे जीवन तक उसको अच्छे से फॉलो नहीं कर सकते, क्योंकि यम के अंदर भी आपके 5 आते हैं, अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये 5 आते हैं। तो 5 के बाद नियम जो है, नियम भी 5 होते हैं, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। तो योग के हिस्टोरिक ओरिजिन क्या है और योग उभर के कैसे आई? देखिए जब से सृष्टि की रचना होगी तब से ही कहा जाता है कि योग की शुरुआत हो गई थी, और आदि योगी शिव जी को प्रथम गुरु माना गया, प्रथम योगी माना गया, कि उन्होंने ये जो योग का ज्ञान था अपने सप्त ऋषियों को दिया था। ठीक है, सप्त ऋषियों के साथ ही ये ज्ञान उन्होंने माता पार्वती को भी दिया था,
और जिस समय उन्होंने माता पार्वती को ये ज्ञान दिया था, तो उस समय यही ज्ञान को ना मत्स्येंद्र जी सुन रहे थे। मत्स्येंद्र में एक मछली के रूप में थे, ठीक है। तो उन्होंने ये ज्ञान को सुना था, तो शिव जी को जैसे ही पता चला कि ये ज्ञान उन्होंने सुन लिया है, तो उनको वो इंसानी रूप में ले आए, ठीक है। ऐसी वो प्रथा जो टेक्स्ट बुक में दे रखी है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो जब उनका उस इंसानी रूप में आ गए, तो उनका नाम गुरु मत्स्येंद्र नाथ पड़ा। तो मत्स्येंद्र ऋषि उन्होंने योग का प्रचार को आगे और लोगों तक पहुंचाया। उसके बाद फिर उन्होंने उनके जो शिष्य थे वो आदि गोरक्षनाथ जी थे। जैसे गोरक्षनाथ परंपरा आपने सुनी होगी, तो गोरक्ष ऋषि का भी जो पूरा जीवन रहा है वो योग में ही रहा है। तो अभी नेपाल के साइड में भी उनकी बहुत पूजा होती है, और यूपी साइड में कई जगह पे गोरक्षनाथ जी का वो टेम्पल्स हैं। तो ये गोरक्षनाथ जो परंपरा चली आ रही है, या योग की जो परंपरा चली आ रही है, ये आदि योगी शिव जी से ही चली आ रही है। और हिस्ट्री की मैं और बात करूं तो ये आपको पुराण में मिलेगा, उपनिषद में मिलेगा, ठीक है, गीता में मिलेगा। तो उसके साथ में ही ना योग आपकी हड़प्पा सभ्यता जो, या मोहनजोदड़ो सभ्यता 5000 पूर्व, जब इसकी अभी जब हाल फिलहाल में जब खुदाई हुई थी, तो ये वहां पर कई सारी ऐसी मूर्तियां मिली है, तो वो उसको चिन्हित करते हैं कि हाँ 5000 साल पहले भी योग यहाँ पर लोग कर रहे थे। मतलब मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता में ऐसे चित्र मिले हैं, ऐसी और भी चीजें मिली है जो दर्शाती है कि हाँ वहां पर योग सभ्यता पहले थी, लोग योग करते, योग का अभ्यास करते थे। तो ये बौद्ध धर्म में, जैन धर्म में, सिख धर्म में, उसके बाद धीरे धीरे करके ना ये जो पद्धति थी ये फैल गई, बिखर से गई। उसके बाद 400 बीसी के आसपास की बात है, तब आपका पतंजलि योग सूत्र, पतंजलि महर्षि पतंजलि जो है, उन्होंने इस ज्ञान को एकत्रित किया, सारे ज्ञान को एकत्रित किया कि योग है क्या। मतलब हर जगह से उन्होंने इसको इकट्ठा किया, कोई बिखर गई थी, तो उसको एक 8 सूत्रों में, मतलब 8 स्टेजेस में और 196 सूत्रों में इसको प्रोहित कर दिया। फिर आप जाएंगे प्राणायाम की ओर, जी। ठीक है। जो भी हम नॉर्मली हम प्राणायाम करते हैं, थोड़ा बोरिंग लगता है सबको, सबको ये नहीं करना चाहते प्राणायाम, हाँ। ठीक है, कि वहां बैठना है, सांस खींचनी है, पर सांस खींचने का मतलब ये नहीं है। उन्होंने ये बोला है कि जब सांसों के ऊपर आपका कंट्रोल आता है ना, तो आपके अपने आप ही जो अंदर की ऊर्जा है ना, सांसों को आगे प्राण प्लस आयाम, प्राण होती है आपकी जो ऊर्जा शक्ति, जीवनी शक्ति, और आयाम अंश होता है उसका विस्तार करना, उसको कितना बढ़ा सकते हैं। अभी 1 मिनट में हम 16 से 18 बार सांसें लेते हैं, ठीक है, 1 मिनट में हमारा ये रेशियो रहता है। और जैसे एक स्टडी भी हुई थी वो अभी हाल फिलहाल के, उसमें क्या था कि एक डॉग के ऊपर स्टडी हुई थी, उन्होंने बोला कि ये 1 मिनट में आपका 20 से 25 बार सांस लेता है, ठीक है। और क्या नाम है, इंसान के ऊपर हुई थी कि हम 1 मिनट में 12 से 14 बार सांस लेते हैं। और उसके बाद आपके एक उस पे हुई थी कछुए पे, वो 1.5 मिनट में एक बार सांस लेता है। तो सबकी जब उन्होंने एज कैलकुलेट करी तो देखा था सबसे कम आयु उसके डॉग की है, ठीक है। उसके बाद 14-15 साल मैक्सिमम रहती है। उसके इंसान की देखी तो 70-80 या 100 बहुत ज्यादा मान सकते हैं। उसके बाद जब कछुए पे नंबर आया तो वो 200-250 साल जीता है। तो ये जो पद्धति चली आ रही है कि श्वासों को बचाने की, ये प्राणायाम के थ्रू ही आती है। तो प्राणायाम में ये कहा गया कि श्वासों को आपने संयम लाना है, कंट्रोल लाना है, कितना आप सांस को बचा सकते हैं। जितने सेकंड में आप सांस भर रहे हैं उतने सेकंड में आप सांस छोड़ रहे कि नहीं छोड़ रहे। पूरा दिन 24 घंटे में हमें ध्यान नहीं रहता कि हम कितना सांस ले रहे हैं, कब ले रहे हैं, जा भी रहा नहीं जा रहा, ये गले से वापिस आ रहा है। तो डीप ब्रीदिंग के वहां प्रैक्टिस बताई गई है। और ऐसा हमने सुना भी पहले कि पहले के ऋषि कई के साथ तक जीवित रहते, 200 साल, 250 साल, 500 साल, ऐसा कई हाँ। बार आपने सुना जी। होगा। तो वो उनका पर्पस ये था कि श्वासों पे उतना संयम ले आते थे, इतना कंट्रोल ले आते थे कि एक बार सांस भर लिया और रोक के बैठ गए ओह। और फिर छोड़ेंगे। तो उनकी जो लंबी आयु का रास्ता वो यही था, तभी उन्होंने इतनी तपस्या करी। और श्वासों के माध्यम से ना हमारे शरीर में जो विद्यमान कुंडलिनी शक्ति है, या सप्त चक्रास हैं, 7 चक्रास होते हैं आपके, मूलाधार चक्कर, स्वादिष्टान चक्कर और मणिपुर चक्कर, अनाहत चक्र, विशुद्धि और सहस्त्र चक्र के बाद आपका आज्ञा चक्कर और सहस्त्र चक्कर, 7 चक्रास होते हैं। इन 7 चक्कर के सबसे नीचे आपके कुंडलिनी शक्ति हमारी रहती है, ठीक है। तो वो जब आप सांसों के ऊपर कंट्रोल ले आते हैं, फिर धीरे धीरे आपका शरीर शुद्ध होता चले जाता है। शरीर शुद्ध होने से आपका जो प्राण है पूरे शरीर में विद्यमान हो जाता है, अच्छे से उसका कार्य करना शुरू कर देता है। और वो प्राण आपके उस प्राण शक्ति में जाते हैं जो आपकी कुंडलिनी शक्ति है, वो उसको जागृत करते हैं। फिर चक्रास का भेदन शुरू होता है। एक होता है आपका नाड़ी शोधन, ठीक है, भस्त्रिका, शीतली, शीतकारी, मूर्छा, भ्रामरी और केवली, ठीक है। तो ये 8 तरह के प्राणायाम होते हैं जो कई जगह पे 9 भी दे रखे हैं, और इनका कई सीक्वेंस अलग भी, जैसे हठ प्रदीपिका में थोड़ा सा प्राणायाम अलग है, और ग्रैंड संहिता जो टेक्स्ट बुक है हठ योग की, इसमें प्राणायाम अलग है। हठ रत्नावली भी एक बुक है, उसमें आपके प्राणायाम अलग है। तो थोड़ा सा आगे पीछे है प्राणायाम, कहीं पे शीतली प्राणायाम है, कहीं पे शीतली प्राणायाम नहीं है, इस तरह से भी दे रखा है। तो प्राणायाम का तो बहुत डीप ज्ञान है।
आपको मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब टेक्स्ट में तो ये भी कहा गया है कि आपको 6 महीने तक सिर्फ नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास करना है, एक प्राणायाम का। बाकी अच्छा, प्राणायाम को उन्होंने बोला ही वो नहीं कि नारी अपने शोधक नाड़ी प्राणायाम वो शोधन क्या में ये है? होता है कि आपको लेफ्ट से इनहेल करना है, हाँ। ठीक है। अब वैसे वहां पर यथाशक्ति होल्ड करने को बोला है, बट हम मतलब स्टार्टिंग में बेसिक ये करवाते हैं कि सांस भरा, अगर आपने 5 सेकंड में इनहेल किया तो 10 सेकंड तक आप उसको होल्ड करके रखेंगे, फिर 5 सेकंड में आप उसको रिलीज कर देंगे, ओके। ठीक है। ये बिल्कुल बेसिक है। सो आज के टाइम पे जैसे कोई भी बिगिनर है, अ, या कुछ लोग हैं जो काफी टाइम से प्राणायाम प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, तो जी। उनके लिए प्राणायाम कैसे महत्वपूर्ण होगा? वो कैसे अपने लाइफस्टाइल में ऐड कर सकते हैं प्राणायाम को? प्राणायाम करने के लिए आप अगर पहले से भी करते आ रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको प्राणायाम में बहुत सारी प्राणायाम में आपको अच्छा एक्सपीरियंस हो गया है, ठीक है, दृढ़ता आ गई है। तो प्राणायाम के आप 4 स्टेजेस बता रखी है हमारे में। तो एक होती है आरंभ अवस्था, जिस समय प्राणायाम जोश में सीखा जाता है कि मुझे प्राणायाम करना है, और जब वो इतने प्रैक्टिस अच्छे से करते हैं तो पूरी बॉडी स्वेट आउट होती है, प्राणायाम से ही स्वेट आउट होती है, अच्छा पसीना आता है, ठीक है। उसके बाद घटा अवस्था आती है, जिस समय हम ये एक्सपीरियंस होने लगता है कि हाँ, प्राणायाम के ऊपर अब हमें कंट्रोल आने लगे, हम स्थिरतापूर्वक बैठते हैं, ठीक है। और घटा अवस्था के बाद आती है फिर आपकी निष्पत्ति अवस्था, ठीक है। निष्पत्ति अवस्था में होता है कि जब आपका श्वास बिल्कुल आपका कंट्रोल आ जाता है, कि आप सांस लिया, रोका और छोड़ दिया। हम्म। तो श्वासों पे जो जितना कंट्रोल आपको प्रैक्टिस से आता रहेगा, वो आपके प्राणायाम के आपके बेनिफिट जो है प्राणायाम के, उसको बढ़ाता चलेगा। और आज के टाइम में बताऊं कि हम प्राणायाम को बहुत कम समय देते हैं, कि अगर आप जनरल रूटीन में किसी को प्राणायाम करने को बोले तो कहेगा नहीं, 5 मिनट कर लूंगा, 10 मिनट कर लूंगा, ये होता है। बट अगर अच्छे से प्राणायाम आप कर रहे हैं तो एक ही प्राणायाम को एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स का आप टाइम दीजिए, अगर आपको प्रॉपर बेनिफिट्स लेना है। जैसे भ्रामरी प्राणायाम की बात करूं, तो भ्रामरी प्राणायाम इतना इफेक्टिव प्राणायाम है कि आप उसको 10 से 15 मिनट अगर रेगुलर करते हैं तो आपकी मेमोरी शार्प करता है वो, ठीक है। और आपकी आई साइड इंप्रूव करता है, हेयर में बहुत इफेक्टिव रहता है। और आपके माइग्रेन का इश्यू होगा, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, इस इन चीज़ों के लिए बहुत ही इफेक्टिव है, बहुत मतलब ये कह लो रामबाण है। इवन जैसे फीमेल्स में आपका थायराइड का इशू बहुत रहता है, तो आपका मास्टर ग्लैंड होता है पिट्यूटरी ग्लैंड आपके ब्रेन में, तो अगर आप भ्रामरी प्राणायाम का अच्छे से यूज करते हैं तो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टिवेट होता है। जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड आपका एक्टिवेट होगा, आप वो हाइपोथैलेमस को एक्टिवेट करता है, हाइपोथैलेमस ही आपका सिक्रेशन करता है थायराइड का। तो अगर आप भ्रामरी प्राणायाम प्रॉपर कर रहे हैं तो आपको इन फ्यूचर थायराइड का इशू तो नहीं आएगा, तो ये तो पक्का है। तो ऐसे ही जैसे नाड़ी शोधन की अगर मैं बात करूं, तो नाड़ी शोधन प्राणायाम करने का ये पर्पस है कि आपके श्वासों पे कंट्रोल आ जाएगा। और जब श्वास हम रोकते हैं, उसका ये पर्पस होता है कि जैसे एक डैम होता है, डैम में पानी भर दिया आपने, तो पानी रुका हुआ है, तो वही हमने सांस को लिया अंदर, सांस रोक लिया, अभी क्या है कि वो अब रोका हुआ है, ठीक है। उस समय ब्लड की सप्लाई थोड़ी सी कम हो जाएगी। जैसे ही आप सांस छोड़ेंगे, जैसे डैम का गेट खुला, पानी कितना तेज भागता है, तो उसी तरीके से ब्लड सप्लाई पूरी बॉडी में आपकी तेज भागती है, और वो सप्लाई आपके हर एक सेल्स तक पहुंच जाती है। मतलब जो नॉर्मली आपकी बॉडी जो ऑर्गन तक या सेल्स तक नहीं पहुंच पा रहा था, वो प्राण का फ्लो हर एक सेल्स तक पहुंच जाता है, हर एक सेल्स को एक्टिवेट कर देता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि आपको प्राणायाम का अभ्यास करना है। प्राणायाम के अभ्यास से आपका ब्रेन में न्यूरॉन्स का प्रोडक्शन बढ़ता है, जो कि एज के साथ कम होता है, तो न्यूरॉन्स का प्रोडक्शन भी उसी से बढ़ता है। तो यही इसी वजह से हमें प्राणायाम का अभ्यास रेगुलरली करना चाहिए। ऐसा नहीं कि 5-10 मिनट करें, बट कोशिश करिए थोड़ा सा अलग से टाइम दीजिए, तो आपको अलग ही आनंद आने लगेगा। आपको लगेगा कि अब आसन के मतलब वो स्टेज आपकी छूटने लगेगी, जब आप नेक्स्ट स्टेज पे आएंगे। वो स्टेज ऐसी बनाई गई है कि आपने नियम का पालन करा तो नियम पे आए, नियम का करा तो आप आसन पे आए, आसन में आपने ऋण कर लिया तो आप प्राणायाम पे आए। तो ये स्टेजेस चलती रहेगी, तब आपको लगेगा कि हाँ, मैं योग में आ रहा हूँ, अब योग का मुझे बेनिफिट हो पा रहा है। और अब आजकल तो बहुत सारी रिसर्चेस चल रही हैं, हर रोज नई रिसर्च आ रही है, हर हर डिजीज पे योगा काम कर रहा है। तो जैसा कि आपने डिजीज के बारे में बताया, जैसे थायराइड के बारे में अभी आपने बताया, तो सिमिलरली ऐसा क्या जो लोग डायबिटीज से जी। सफर कर रहे हैं उनके लिए भी इज योगा समथिंग जो क्योर करता है डिजीजेस? योगा आपकी कई सारी डिजीज को क्योर करता है, ऐसा नहीं कहूंगा कि सबको करता है, बट काफी चीजों को आपके क्योर करता है, जो आपकी डे टू डे लाइफ स्टाइल की वजह से डेवलप हुई है। जैसे थायराइड, ये हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से थायराइड आपका बहुत हद तक ठीक हो जाता है। मैंने कई पेशेंट ठीक करे हैं थायराइड के। थायराइड हो गया, आपका शुगर हो गया, शुगर टाइप 1 की नहीं बात करूँ, टाइप 2 की बात करूँ, टाइप 2 बहुत अच्छा रिजल्ट होता है, कईयों की रिवर्स हो जाती है। और टाइप 1 के भी पेशेंट अगर रेगुलरली कपालभाति से करते हैं, भस्त्रिका करते हैं और नाड़ी शोधन का अभ्यास करते हैं, तो उनका शुगर मेंटेन रहता है, शुगर लेवल बढ़ता है, उनका इंसुलिन जो इनटेक होता है वो बहुत कम हो जाता है। अगर वो कोई 20 भी ले रहा था, वो धीरे धीरे प्रैक्टिस से 10 पे आ जाएगा, 5 पे आ जाएगा। वो रिजल्ट मैंने देखा है।
तो उसी के साथ में बहुत सारी और भी डिसीज पे मैंने काम किया, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, जैसे कि आपका मोया मोया डिसीज कहते हैं। तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में ये होता है कि आपके सेल्स ही ना आपकी बॉडी के सेल्स को खा रहे होते हैं। जी। तो ये बहुत रेयर डिसीज है, इसका कोई ट्रीटमेंट भी नहीं है ऐसा। तो इसके ऊपर ये प्राणायाम बहुत हेल्पफुल है। मतलब मेरे एक ऐसे क्लाइंट है जिनको मतलब ये स्टेज थी कि वो खड़े भी नहीं हो पाते थे, और आज अगर मैं उनको 100 सूर्य नमस्कार करने के लिए कहूँगा तो वो कर देंगे। तो वो स्टेज उनकी आई है, वो प्राणायाम के अभ्यास से, धीरे धीरे आपके योग के अभ्यास से। टाइम लगा लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस से रिजल्ट आता है। चाहे माइग्रेन का ले लो, चाहे आपका अपना सर्वाइकल का ले लो, चाहे आपका बैक पेन का ले लो, ये बहुत सारी ऐसी कॉमन डिसीज है, ये तो बहुत ही जल्दी ठीक हो जाती है। पर जो बड़ी डिसीज है ये भी बहुत, मतलब ये कहते हैं कि हार्ट के पेशेंट या बीपी के पेशेंट नहीं करना चाहिए, बट उनको भी मैं सजेस्ट करूंगा कि वो भी करें। जब वो करते हैं तो उसका इफेक्ट बहुत, कोई कार्डियक मसाज होती है, जब प्राणायाम आप करते हैं ना तो आपकी कार्डियक की मसाज होती है। बस ये होता है कि थेरेपेटिक योगा में ये हो जाता है कि उसका कॉन्सेप्ट जो होता है ना वो चेंज हो जाता है। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि आपको 500 कपालभाति करने हैं, बट उनकी बॉडी के अकॉर्डिंग फिर वो चेंज होता है, वो प्रेशर वॉल्यूम जो भी प्राणायाम का होता है वो कम हो जाता है। तो उसका बेनिफिट आप ले सकते हैं। कई वो लोग सोचते हैं कि अच्छा ये करना पड़ेगा, प्राणायाम इतनी बार करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको इतनी बार करना पड़ेगा, वो आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग चेंज हो सकता है। तो आपको बेनिफिट लेना है तो आप शुरू से थोड़ा थोड़ा से स्टार्ट करिए। बट ये है कि यही आपको एडवाइस दूंगा कि किसी गुरु के निर्देशन में करें, जो अच्छा नॉलेजेबल आपका टीचर हो, वो आपको सिखाए तो ज़्यादा आपको बेनिफिट मिल सकता है। मतलब ऐसा किसी को टारगेट नहीं करूंगा, बट फिर भी आजकल ना कोर्सेज चल गए हैं टीटीसी के, 1 मंथ के आपके कोर्सेज होते हैं, वो जी। तो 200 आवर 300 आवर। हम्म। तो वो मतलब बहुत ही कम आपको एसेंस मिलता है उसमें, नॉलेज के तौर पे अगर आप देखो तो उसको, वो क्या हो गया कि आप ग्राउंड लेवल पे हो, बेस लेवल पे आपको, और योग में अगर आगे बढ़ना है तो मुझे लगता है कि आपको और ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए, और ज्यादा आपको कोर्सेज, अपने बड़े कोर्सेज के ऊपर जाना चाहिए। जैसे आपका एमए हो गया या पीएचडी हो गया या बीए हो गया। अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं तो बीए से भी कर सकते हैं, बीए में भी योगा है आपका, एमएससी में योगा है आपका, ठीक है। तो आप उसके ऊपर जाएंगे तो आपको ज्यादा ज्ञान मिल पाएगा। तो कई बार ये होता है ना कि मेरे को इतना ही ज्ञान है तो मैं इतना ही सिखा पाऊंगा, मतलब मैंने 4 पेज पढ़े तो हो सकता है मैं 2 ही पेज बता पाऊँ, तो वो रहता है। तो इस वजह से वो जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतना आप ज्यादा बता पाएंगे। तो एक यही कॉन्सेप्ट है कि ज्यादा आप पढ़ो, ज्यादा नॉलेज लो, जी। उसको फिर अप्लाई करो। तो तो वो चीज अप्लाई करी फिर मैंने, और मैंने थेरेपेटिक योगा का भी मैंने सीखा। थेरेपेटिक योगा मैंने अपने सर से सीखा है, वो डॉक्टर है और होम्योपैथी डॉक्टर है। तो लास्ट 35 ईयर्स से वो योग में भी है और होम्योपैथी में भी है। तो उन्होंने मेरा थेरेपेटिक योगा सिखाया, जिसके अकॉर्डिंग मैं डिसीज के ऊपर हम काम कर सकते हैं। ओह! जी। तो क्या योगा इंजरी प्रिवेंशन भी करता है, जैसे मसल इंजरीज या जॉइंट पेन्स और जॉइंट इंजरीज? जी देखिए, कोई इंजरी होगी स्पेसिफिक तो उसपे काफी हद तक तो मैं स्टार्टिंग में तो हम अवॉइड ही करते हैं कि ऐसी चीज नहीं करनी। बट अगर आप पेन की बात करें, जैसे कि अर्थराइटिस में जॉइंट पेन होता है तो उसके लिए जी। बहुत ही इफेक्टिव रहता है। तो ओके। आप अर्थराइटिस में बहुत बढ़िया से आपको रिजल्ट मिलेगा योग का। और जॉइंट पेन है, नी पेन है, घुटने का दर्द मोस्टली रहता है, एजेड एजेड पीपल्स में रहता है। तो उनको आप योग करवाएंगे, उनके लिए बहुत स्पेसिफिक सूक्ष्म व्यायाम होते हैं, वो अगर आप डेली अभ्यास करवाएंगे तो हुँ। उसका इफेक्ट पड़ेगा। और जैसे मैंने आपको बताया ना, प्राणायाम प्राणायाम क्या करता है, हर एक सेल तक पहुंचता है। जब उस प्राणायाम करता है तो प्राण वायु आपकी हर एक सेल तक पहुंचेगी, तो वो आपकी जो भी बॉडी में जो भी डिसीज है ना उसको रिकवर करने में भी हेल्प करेगी। इवन एक चीज और कि कैंसर पेशेंट को भी ये बहुत इफेक्टिव रहता है कि आप उनको आप प्राणायाम करवाएं। तो मैंने भी करवाया उनको, और जी। वो रिजल्ट मैंने देखा है। आपने अपने क्लाइंट के थ्रू? हाँ, क्लाइंट को ही मैंने, मतलब उनका कैंसर पेशेंट थे, उनको करवाया, बहुत अच्छा रिजल्ट था उनके ऊपर भी। बट अनफॉर्चुनेटली वो थर्ड स्टेज पे थे, लास्ट स्टेज पे थे, तो वो ओह! सर्वाइव नहीं कर पाए। बट ये था कि जिस समय वो उनको पता चला था, उस समय जब उन्होंने योग का अभ्यास किया था, वो बहुत अच्छा रिजल्ट था उनकी बॉडी पे। टिपिकली कितना टाइम लगता है अगर हम अपने बॉडी को हील करने में, अगर हम जैसे किसी ने डिसाइड कर लिया कि लेट्स से मुझे थायराइड है या डायबिटीज है और मैं इसको रिवर्स करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो वो कैसे, टिपिकली कितना टाइमलाइन लेके चले हम? देखिए, योग में अगर आप अभ्यास करना शुरू करेंगे ना, तो सबसे पहले अर्थ योग अनुशासन, अनुशासन में आते ही ना आपकी चीजें बैलेंस होना शुरू हो जाएगी। जैसे ही आपने रूटीन सुधारी, वैसे ही आपकी जो बेसिक डिजीज है ये अपने आप ठीक होना शुरू हो जाएगी। और अपना अभ्यास का एक नियम मान लें कि मुझे डेली अभ्यास करना है, विद इन 2 और 3 मंथ्स में आपको रिजल्ट मिल जाएगा। अच्छा। 100% आपकी रिपोर्ट में चेंज आ जाएगा। 3 महीने बाद जब आप थायराइड का टेस्ट करवाएंगे तो आपको 100% चेंजेस मिलेंगे। दैट्स समथिंग जो आई थिंक योग के बारे में हमने सुना है, बट कमिंग फ्रॉम यू, क्योंकि आपने इतनी पढ़ाई की है जी। योग के बारे में एंड आप अभी पीएचडी भी कर रहे हैं, दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट आई थिंक लर्निंग्स जी। फॉर अस।
उस पे भी मेरा टॉपिक जो पीएचडी पे भी रहा है वो आपका कोविड से रिलेटेड है। कोविड अच्छा। टाइम में मैंने पूरा कोविड टाइम में वर्क किया है। जैसे मैं कैलाश हॉस्पिटल में हूँ, तो हॉस्पिटल में तो उस समय सब चालू ही था। अच्छा, तो मैं उस जब आप दौरान कोविड बाहर भी, की के हाँ, टाइम तो दौरान की कोविड बात कर रहे दोनों जो 2 फेस आए थे कोविड के, दोनों फेस पे मैं बाहर था। तो मतलब उस समय मुझे कोविड नहीं हुआ, टचवुड 2 महीने दो चला, उसके बाद दौड़ मतलब रोड पे तो खैर बहुत ही बुरी हालत थी, स्थिति आप लोग पता ही हैं। होगा। जी। तो उस दौरान भी मतलब प्राणायाम का बहुत अभ्यास कराया मैंने अपने क्लाइंट्स को भी, सबको ऑनलाइन चल रहा था उसमें फॉर्मेट। तो ऑनलाइन जिसको करवाया उसको पूरा प्रॉपर बेनिफिट मिला उनको, मतलब अगर कोविड हुआ भी तो वो सर्वाइव किया, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो ये ऐसा नहीं कि इसका इफेक्ट कम है, बहुत ज़्यादा इफेक्ट है। पर उस लेवल पे आके अगर आप करना लगो, या फिर कोई ऐसा टीचर आपको मिले जो उस लेवल पे आपको ले जा सके, तो बहुत बेनिफिट आपको मिल सकता है। ओके। रेस्ट। वाटर ब्रेक। जैसा कि अभी आपने बताया कुछ कोर्सेज के बारे में, जी। योगा प्रोफेशन में जो घुसना चाहते हैं, आप उनको फिर क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए, योगा जब आपने स्टार्ट करना है, एक बेसिक कोर्स तो सबके लिए ज़रूरी है ही कि आप 1 मंथ का कर रहे हैं, 3 मंथ्स का कर रहे हैं, 6 मंथ का कर रहे हैं। तो वो आपको एक बेस नॉलेज तो दे ही देंगे। आपका बेस तो तैयार कर देंगे कि योगा है क्या, करना है कैसे, क्यों करना है। बट आप अगर उस जर्नी में आगे जाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको बड़े कोर्स के ऊपर जाना पड़ेगा। आपको एमए करनी पड़ेगी या पीएचडी करना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि वो जो टेक्स्ट होते हैं ना, वो कंसाइज़ करके, बड़े टेक्स्ट को कंसाइज़ करके बताया गया है। बस उसमें ये बताया गया कि हाँ, 196 सूत्र हैं, पर 196 सूत्र क्या कह रहे हैं पतंजलि के वो नहीं बताया। 8 स्टेजेस तो बताइए, पर उनको इलेबोरेट नहीं कर पाए। कोई 1 महीने में आप क्या-क्या सिखा सकते हैं? कुछ ज़्यादा नहीं सिखा सकते। 1 महीने में आप योग साधक बन नहीं सकते, वो मैं इसकी गारंटी लेता हूँ, क्योंकि मैं 10 साल में नहीं बना अभी तक, मैं सीख ही रहा हूँ। तो वो एक तो माध्यम है, बस आपको वो आगे एक लेवल अप करने के लिए, वो उसको आपने सीखा और आगे आपने जाना है। और मैंने ये भी देखा है कि 1 मंथ जो कोर्सेज़ करके आए हैं, वो उन टीचर्स को मैं मिला हूँ, उनको मैंने सिखाया भी है। ठीक है, उनसे जब मैं पूछता हूँ कि वो मुझसे पूछते सर ये आप बताओ कि इस डिसीज़ पे कैसे काम करें, या फिर ये प्रॉब्लम आ रही है मुझे, ये आसन इम्प्रूव नहीं हो रहा। उनको आसन भी याद नहीं आते। कई कंडीशन में मैंने ये देखा है कि आसन भी याद नहीं है। जैसे 32 आसन होते हैं हमारे ग्रहण संहिता में, तो वो उनको आसन भी याद नहीं है, क्योंकि 1 महीने में बहुत इतनी सारी चीज़ें होती है कि कैसे-कैसे याद करें। तो वो टाइम लगता है उन चीज़ों में आपको ढलने में। तो वही कहूँगा कि अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो पहले तो मन बनाएँ। जैसे मैंने बताया कि योग करना, पढ़ना और अपने लाइफ़ में अप्लाई करना अलग है। तो उस तरीके से आप योग में अगर जाएँगे ना, तो आपको 100% बेनिफिट मिलेगा। और मन की शांति के लिए योग करते हैं कि भाई मन शांत रहे, ठीक है? मन शांत रहेगा नहीं, क्योंकि आप जब उसका बेस समझेंगे नहीं, तो वो कहते हैं ना कि पावर हाउस में हाथ डालने जा रहे हैं सीधा डायरेक्टली, तो जब आप उसमें हाथ डालेंगे तो फिर ब्लास्ट ही होगा। तो पहले धीरे-धीरे स्विच से स्टार्ट करो, तो पहला स्टार्ट करो, दूसरा स्टार्ट करो, फिर आगे जाओ। तो यही है कि आप योग को धीरे-धीरे स्टार्ट करिए। एकदम से एक स्टेज पे जाने की कोशिश मत करिए, तो वहाँ सिस्टम खराब हो जाएगा। कहते हैं कोलैप्स हो जाता है सिस्टम, जी। तो उस स्टेज पे नहीं जाना अभी। योगा कैसे माइंड और बॉडी कनेक्शन को बढ़ाता है और ये महत्वपूर्ण क्यों है? जी, एक्चुअली क्या है कि योगा मन के साथ में जुड़ा हुआ है आपके, ठीक है? जैसे हम कहते हैं आत्मा और परमात्मा दोनों यूनाइट होते ही योग बनता है आपका। योग का मतलब होता है जुड़ना। जैसे आज मैं आपके साथ जुड़ा हूँ, आज से पहले आपको नहीं जी। जानता था, तो ये योग मीन्स होता है जुड़ना। तो आपने अपने आप से भी जुड़ना है, अपनी श्वासों से जुड़ना है। जब अपने आप से जुड़ने लगते हैं, तो आपका मन आपके कंट्रोल में आना शुरू हो जाता है, और मन कंट्रोल में आते ही आपकी जो व्याधि है ना, जो आपकी प्रॉब्लम्स है, वो कम होना शुरू हो जाती है। ये जो ऋषियों ने ये योग का बेस बनाया है, ये हमारे लिए ही बनाया था। उस समय में इतनी स्थिति नहीं थी, बट फिर भी उन्होंने अपने आप को जानने के लिए कि हमारा शरीर क्या है, कैसे काम करता है, उस समय उन्होंने इन्वेंशन किया, ठीक है? वो इन्वेंशन जो उन्होंने पूरी ज़िंदगी अपनी लाइफ में यूज़ किया, उन्होंने मतलब आसन भी अगर आप देखोगे तो कैमल पोज़ है, कैट पोज़ है, ठीक है? हुँ। भुजंगासन है, सर्पासन है, तो उन्होंने नेचर से ये चीज़ कलेक्ट करी है, ठीक है? तो ओके। नेचर से कलेक्ट करके उसका नाम दिया, उसका फिर उन आसन का अभ्यास भी किया और प्राणायाम को साधा। प्राणायाम के बाद उन्होंने धारणा पे गए, तो ध्यान भी अगर हम, जैसे मैं देखता हूँ कई बार कि लोग कहते हैं मैं बहुत मेडिटेशन कर रहा हूँ, ध्यान कर रहा हूँ, तो 1-1 घंटा कहते हैं, आज 1 घंटा ध्यान करा। तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि वो 1 घंटा ध्यान था, क्योंकि ध्यान का मतलब होता है कि आप पूरे अपने सेंसेस से विथड्रॉ हो गए, ठीक है? ध्यान को केंद्रित करने के लिए आपको ध्यान लगाना ही नहीं है, ध्यान तो चीज़ों से हटाना है। आप वहाँ बैठे हो इसका मतलब ये नहीं ध्यान लगा रखा है आपने। ध्यान वो है जिस समय आप उस स्थिति में नहीं हो कि आपको पता नहीं है कि आप वहाँ बैठे थे, नहीं बैठे थे। ध्यान की स्टेज वो है, ठीक है? अगर मैं यहाँ बैठ के कोई कार्य कर रहा हूँ, मेरे पीछे से कोई बंदा चले जाएगा, मैं इतना फ़ोकस है मेरा, तो ध्यान की एकदम स्थिति एकदम सटीक बैठी पड़ी है, मुझे नहीं पता कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, वो ध्यान है।
तो उन्होंने वह एक सूत्र भी बताया महर्षि पतंजलि ने कि तत्प्रत्यक्तांता ध्यानम, मतलब एक सीध में ही निरंतरता रहनी चाहिए उसमें, ध्यान में आपकी। जैसे अगर आप पानी डालेंगे तो पानी छिलकता है, अगर आप तेल की धार डालते हैं ना किसी दूसरे बर्तन में, तो एक धार में वो जाता है सीधा। तो वो ध्यान जो लेवल होता है वो टूटना नहीं चाहिए ध्यान का, अगर लेवल टूट रहा है तो वो ध्यान नहीं। अभ्यास आप कर सकते हैं, पर अभ्यास शुरू थोड़ा से ही करिए। और ध्यान की स्थिति को प्राप्त करनी है, मन को शांत करना, उसके लिए आपको पहले प्राणायाम को साधना ही पड़ेगा। बिना प्राणायाम को साधे आप ध्यान की स्थिति में नहीं जाए। कोई मुझसे कहता भी है कि आप मुझे प्राणायाम ध्यान करवा दो, पर मैं देखता हूँ कि जब आपकी वो स्थिति अभी नहीं है तो मैं फिर नहीं करवाता। उन्हें लगता है कि सर पता नहीं क्यों नहीं करवाते। बट ये है कि आप अगर उस चीज को साध लेंगे तो आप ध्यान कर सकते हैं। मुझे फिर करवाना नहीं पड़ेगा, मैं आपको बोलूंगा आप ध्यान में बैठो, आप अपने आप ही ध्यान में बैठ जाओगे। कोई जी। ध्यान घटित होता है, मैं सिखा नहीं सकता, कोई भी टीचर नहीं सिखा सकता आपको ध्यान। ध्यान स्वयं घटित होता है। आप बैठे, धीरे धीरे समय के साथ में वो ध्यान घटित हो जाएगा, आपको समझ आ जाएगा हाँ मैं ध्यान की स्थिति में आ गया हूँ। तो इज मेडिटेशन अ हाँ, ये पार्ट ऑफ योगा? मेडिटेशन है। मेडिटेशन का पार्ट, ध्यान जो स्टेज है ना सातवीं, हाँ। ध्यान के बाद समाधि की स्टेज है। समाधि हमारे बस में नहीं है, वो हम्म हमारे लिए नहीं है, वो उच्च कोटि के साधकों के लिए, या फिर जो ऋषि मुनि जो अभ्यास कर रहे हैं आज भी, हम्म। उनके लिए है समाधि का। सो रिकमेंडेशन इज कि पहले हम प्राणायाम ब्रेथ वर्क करें, उसके जी बाद हम ध्यान की तरफ जी। मूव करें। हाँ, आपने अगर आपको मन को शांत करना है, शरीर को यूनाइट करना है, अपने आप को जानना है, तो आपको धीरे धीरे इन चीजों का पालन करना पड़ेगा, तभी आप ध्यान की स्थिति में पहुंच सकते हैं। और कई बार ये होता है हम सो भी जाते हैं ध्यान में, लगता है ध्यान में हूं, लेकिन सो जाते हैं, तो वो भी चीज ठीक नहीं है। दिस इज अ पर्सनल एक्सपीरियंस एज वेल, लाइक मैंने भी काफी टाइम मेडिटेशन खुद करने का ट्राई किया है, बट वो होता नहीं है खुद से। इसलिए नहीं होता ना क्योंकि मन भागते रहता है। जी। आप बैठे आंख बंद करते, वैसे कहते 75% हमारे थॉट्स कम हो जाते हैं आंख बंद करते, लेकिन उसके बाद ऐसा आता है जैसे कि भूकंप सा आ गया, जी बिल्कुल। सारे थॉट्स आपके सामने खड़े हो जाते हैं आके, हाँ ये हाँ। भी है, ये भी है, ये भी है, तो ट्रू। सारी चीजें सामने आ जाती है। पर वो कहते हैं ना जब बादल आ गए आपके आंखों सामने, बादल आ गए ऊपर, और आपने वो धीरे धीरे छट जाएंगे। ठीक है, तो हमें सिखाया कि वो जो विचार आ रहे हैं आपके सामने, उसको आपने पकड़ना है, देखते रहो उसको। जैसे ऑब्जर्वर अच्छा। का आपको बताया ना, ऑब्जर्वर बन जाओ, थिंकर मत बनो। अगर आप थिंकर बन गए, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ऐसे, तो उसी चीज में, उसी जाल में, उसी ट्रैप में फंसे रह जाओगे, उसको छोड़ नहीं पाएंगे। अगर उससे आपने निकलना है तो आपको उसके छोड़ना पड़ेगा। थोड़ी देर बाद अपने आप ही वो विचार आपको कम होते चले जाएंगे और आप शून्यता की स्थिति में जाते हैं शुरू हो जाएंगे, फिर थॉटलेस प्रोसेस में आ जाएंगे कि हाँ, फिर आप और आपका शरीर, आपका, आपकी आत्मा फिर एकाकार होना शुरू होता है। तब वो ध्यान आपका आपके ईश्वर के ऊपर जाना शुरू हो जाता है। योगा से रिलेटेड कुछ मिसकंसेप्शंस हैं जो बाहर दुनिया में काफी कॉमन है, आपको क्या लगता है? मिसकंसेप्शन यही है कि लोग कहते हैं कि योगा बोरिंग है, हम तो जिम जाते हैं, ठीक है, हम डांस कर लेते हैं हाँ। और अदर वर्कआउट्स कर लेते हैं, योगा बोरिंग है। पर जब योगा आप करने, अगर मैं चलो आसन की बात करूँ, अगर अच्छे से आसन का अभ्यास करते हैं तो आपके मतलब जिम वालों की हालत भी खराब हो जाती है। अगर आप, मैं कहूँगा कि आप 20-30 सूर्य नमस्कार कर लो, जी। तो उनकी हालत उसी में खराब हो जाती है। तो ऐसा नहीं है कि योगा बोरिंग है, योग में इंटरेस्ट लाने की, क्योंकि शांति है किसी को पसंद नहीं है। देखो डिसिप्लिन चाहिए इस फील्ड में आने के लिए, अगर आप मेरे में डिसिप्लिन नहीं होगा तो मैं आपको नहीं सिखा सकता। फिर आपका और मेरा को कि आपका जो मन है चंचल है, ठीक है, आगे वाले की चंचल प्रवृत्ति है और मेरी भी वही हो जाएगी, तो हम फिर उस लेवल पे क्रॉस ही नहीं कर पाएंगे। ओ। ठीक है, मेरी स्थिति सेम है, अगर मैं उस चीज में अच्छे से इन्वॉल्व हूँ योग में, तो आप मुझे देख कर आपके मन में आएगा कि हाँ यार, कि सर का बड़ा शांत रहते हैं, या ऐसा इनका जी। विचार है, बिहेवियर है, तो वो आपके मन को हिट करेगा। वो आपके अंदर वो चीजें, शांति या फिर और आपके लाइफ में चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे। कई जैसे मुझे क्लाइंट मिलते हैं, सर मुझे गुस्सा हो जाता है, क्या करूँ? मैं कहा भाई मंत्र जप करूं, क्योंकि योग में जप भी है। अच्छा। योग में राज योग, मंत्र योग, लय योग, भक्ति योग, ये सारे योग के पार्ट हैं। तो योग मतलब बहुत बड़ा मतलब ज्ञान है इसको, मतलब मैं अगर हाँ। 1 घंटे में खत्म करूँ तो नहीं हो पाएगा, बहुत ट्रू सारे इसके ट्रू। टेक चाहिए। तो उसमें मैं कहता हूँ जप करो, मंत्र जप, कोई भी मंत्र, राम राम बोलो, हरे हरे बोलो, कुछ भी बोलो, जिसको आप मानते हो वो बोलो, मन में बोलो, चाहे वैसे बोलो, चाहे प्राणायाम के थ्रू बोलो। जैसे मैं प्राणायाम भी करवाता हूँ तो मैं कहता हूँ कि आप इनहेल कर रहे हैं उसमें ओम बोलो, एक्सहेल कर रहे हैं उसमें ओम बोलो, तो प्राणायाम भी हो रहा है आपका, मंत्र जाप भी हो रहा है। ओ। अब क्या हो रहा है कि दोनों चीजें फोकस करने के लिए आपने मंत्र के ऊपर केंद्रित कर दिया अपने ध्यान को,
कई बार क्या होता है, हम सांस तो ले रहे हैं, अनुलोम विलोम भी कर रहे हैं, तो ध्यान कहीं और जा रहा है। पर जब अनुलोम विलोम के साथ में एक आपने मंत्र को ऐड कर दिया, तो मंत्र पे फोकस चला गया आपका, ब्रीदिंग तो चल रही है, ध्यान आपका मंत्र पे है। तो मंत्र के साथ जब आप फोकस करके करना शुरू करेंगे तो आपको डबल बेनिफिट होगा, ध्यान भी केंद्रित रहेगा आपको। तो इसी में ये भी चल रहा है कि योग के लिए बंदे सोचते हैं ना कि कितना बोरिंग है, हमें नहीं करना, या फिर बैठ नहीं सकते लोग। तो ऐसा नहीं है कि आपको बैठ के ही करना है, प्राणायाम तो आप चेयर पे बैठ के भी कर सकते हैं। हम सीनियर सिटीजन को करवाते हैं, हम चेयर पे बिठा के करवाते हैं, या किसी को डिसीज है, कोई प्रॉब्लम है, हमको बेड पे बिठा के भी कराते हैं। योग तो आप किसी भी फॉर्म में कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आसन है कि हमने वही एडवांस आसन ही करना है। जैसी जिसकी प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग आप ये चीज चेंज कर सकते हैं। अब जिम वाली कंडीशन में आप नहीं चेंज कर सकते, डांस वाली कंडीशन में आप नहीं चेंज कर सकते, पर ये योग ऐसी चीज है जो आपको आपकी स्थिति में ही आपको आप सब आप कर सकते हैं और 100% उसका बेनिफिट ले सकते हैं। एक यही एकमात्र चीज ऐसी है जिसके थ्रू आप अपने आप को हील कर सकते हैं, और अदर वर्कआउट आपको जरूर फिट कर सकते हैं, लेकिन वो कहते हैं एक बाहरी रूप, एक घर का एक ढांचा बाहरी रूप अलग है, घर के अंदर का स्ट्रक्चर अलग होता है। तो आपको अंदर से कितना आप शुद्ध हो, कितना क्लीन हो, उसके लिए आपको वर्क करना पड़ेगा। वो यही एक फील्ड है जो आपको इसमें मतलब आपको बेनिफिट दे सकती है। और ये ऐसी फील्ड भी है कि आपको मतलब मुझे मतलब ये है कि मुझे इसमें बेनिफिट ये है, मुझे नाम भी मिला इससे, ठीक है, लोग रिस्पेक्ट भी करते हैं, ठीक है, और मेरे को जो मैं सर्विस देता हूँ उसको मुझे पे भी करते हैं। तो मतलब ये देखो कि मुझे कोई पे भी कर रहा है और मुझे दुआ भी दे रहा है, रिस्पेक्ट भी कर रहा है, तो इससे बढ़िया कोई फील्ड नहीं हो सकती। तो यही है। और अदर फील्ड में तो ये होगा आपको मतलब वो तो सैलरी मिलेगी, लेकिन डांट भी मिलेगी, जी बॉस जी डांटता ट्रू। भी है ना। हाँ हाँ। तो मेरी फील्ड में ये है कि मैं अपना अपना ज्ञान दे रहा हूँ, आगे वाले को सिखा रहा हूँ, उसको जब बेनिफिट होता है, मान लो कोई डिसीज थी, उसकी डिसीज ठीक हुई, तो बहुत सारी ब्लेसिंग देता है कि सर आप बहुत बड़ो, ये है वो। तो वो अच्छा लगता है सुन के, मतलब। और मुझे नहीं लगता कोई ऐसी फील्ड हो सकती है कि जिसमें आपको इतना सारा दुआ मिल जाए। आजकल दुआएं मिलना बड़े मुश्किल है, बस दुआएं तो मिल जाती ट्रू। है ना। तो ये ऐसा प्रोफेशन है, तो मैं सोचता हूँ कि इस प्रोफेशन को आप अगर आप कर रहे हैं तो अच्छे से करें, और एक प्रोफेशन में रह के ही करें। जब आप एक चीज की प्रैक्टिस करते हैं ना, तभी इसमें पारंगत हो सकते हैं। अब बहुत सारे, जैसे मैंने बताया था कि कई बार लोग कोशिश करते हैं करने के लिए कि हमें करना, पर डिसिप्लिन की वजह से कहते हैं कि अरे ऐसा करना है, या सोचते हैं अरे ये तो हमें आता जी। है ना, योगा अच्छा यूट्यूब पे देख लेंगे, ये तो हाँ मैं तो हाँ। डेली करती हूँ योगा। पर अगर आप मैंने पार्क में देखो आप, वो अलग चल रहा होता है योगा। अगर आप सेल्फ प्रैक्टिस कर रहे हो तो बहुत सारे मिस्टेक कर रहे होते हो। कई बार मैंने देखा है, मतलब 80% मैंने लोगों को ऐसा देखा है कि उल्टा कपालभाति कर रहे हैं, रिवर्स कपालभाति कर रहे हैं, पेट अंदर खींचना है, वो बाहर निकाले जा रहे हैं। और ये देखा है, अनुलोम विलोम कर रहा है, सबसे टफेस्ट प्राणायाम भी कहा जाता है अनुलोम विलोम को। टफ इसलिए होता है कि क्योंकि आप उस कंट्रोल चाहिए उसके अंदर, उसमें कंट्रोल नहीं है, वो सांस खींचा, मतलब ऐसे खींचते हैं कि जैसे कि मतलब बहुत फोर्स लगा रहे हैं, चेहरे पे एक्सप्रेशन ला रहे हैं, वो सब चीजें नहीं चाहिए इसमें। आप धैर्य पूर्वक बैठे, मन को शांत करें, उसके बाद सारी चीजें करना शुरू करें, आपको बेनिफिट मिलेगा 100%। आपको आपके प्रोफेशन में यूजुअली किस तरीके का दिक्कत फेस होता है या चैलेंजेस फेस होते हैं? दिक्कत ये होता है कि आगे वाला बंदा जब सीखता है ना, कुछ कुछ तो व्यक्ति बहुत लास्ट स्टेज पे आके सीखना शुरू करते हैं जी। कि अब तो स्थिति खराब हो गया, तो डॉक्टर ने बोल दिया कि अब आप कर लो तो ठीक है। बट मैंने वहां से भी कुछ पेशेंट्स को निकाला है जो सर्वाइव कर रहे हैं अभी, बिल्कुल ठीक है। कोशिश ये होती है कि इसमें एफर्ट काफी डालना पड़ता है, मॉडिफिकेशन बहुत सारी करनी पड़ती है। कोई थेरेपेटिक योगा में मॉडिफिकेशन होती है कि आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग हमें करवाना पड़ता है। तो वो एक स्टेज है कि आप लास्ट स्टेज पे ना करें, थोड़ा सा अपनी बॉडी पे शुरू से ध्यान देना शुरू कर दें, क्योंकि बॉडी आपको इंडिकेट करना शुरू कर देती है कि हाँ भाई आपकी स्थिति यहाँ से अब खराब होने वाली है। तो ऐसा हमारा शरीर बना ही इतना बेहतरीन है कि हमारा शरीर आपको इंडिकेट करता है हाँ भाई अब दिक्कत आ रही है। लेकिन हमने इसको इग्नोर कर दिया तो वो लास्ट स्टेज पे फिर ना बॉडी कोलैप्स होती है, एकदम से गिरती है। क्या हुआ जी, किडनी फेल हो गई, क्या हुआ जी, हार्ट अटैक आ गया। वो लास्ट स्टेज पे हमें पता चलता है ये चाहिए हो गया। बट हमें उसको ना खींच के थोड़ा सा अभ्यास अपने रूटीन में लाना शुरू कर दें। और अभ्यास करने के लिए आप थोड़ा सा अपने टेक्स्ट को पढ़ें, ठीक है, टेक्स्ट बुक के थ्रू अगर आप चलेंगे तो आपको बेनिफिट अच्छा मिलेगा। यूट्यूब में ना बहुत सारी वीडियोस हैं, कुछ अच्छी भी है, कुछ शॉर्टकट भी होती है। शॉर्टकट में यह है कि अधूरा ज्ञान वाली बात हो जाएगी, तो वो चीज़ ना करके ना उसको आप प्रॉपरली वे में सीखना शुरू करें। और लोगों का ये भी होता है कि थोड़ा मतलब वही मैंने जैसे बताया कि जब तक योग में वो जुड़ेंगे नहीं तब तक उनका स्वभाव चेंज नहीं होगा। तो उन्हें वो होता है कि सर्विस ले रहे हैं, और ये गुरु शिष्य परंपरा है। कई बार ये होता है कि हम सर्विस ले रहे हैं, हम पे कर रहे हैं तो क्लास कर लेंगे, तो वो वाली कंसेप्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तो बहुत प्राचीन पद्धति है, चली आ रही है।
तो इसमें रिस्पेक्ट, मतलब मेरे को भी आपकी करनी है, आपको भी मेरी करनी है। तो ये प्रोफेशन ऐसा है कि गुरु शिष्य परंपरा से चला आ रहा है, तभी मैं आपको कुछ ज्ञान दे पाऊंगा। अगर आप मेरे ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ रहे हो, आप मेरे पर रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ देना, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी डबल हो जाती है कि आपको मैं सही सिखाऊं। अगर मेरे पर ट्रस्ट ही नहीं करोगे तो मैं आपको नहीं सिखा पाऊंगा। अब मैंने आपको कोई सिखा, अच्छा आप ये वाला आसन करो, अच्छा ये तो मुझे करना हूँ, ये तो मैं करते रहता हूँ, ये तो मुझे आता है। तो वो भी चीजें जब कोई आपको सिखा रहा है तो वो चीज आपको अच्छे से एक्सेप्ट करो, सीखो। अब खुद ही अगर आप सामने से कर दो मुझे सब आता है और टीचर हूँ मैं, तो पहले ही बहुत कराई है वो, तो वो फिर वो मिसकंसेप्शन है, या फिर वो अहम वाली बात आ जाती है कि मुझे सब आता है। फिर मैं कहता हूँ कि भैया आप मत करो, अभी योग में नहीं हो, अभी आपका लेवल नहीं है। तो उस लेवल पे पहुंचने के लिए आपको अपने मन को थोड़ा सा कंट्रोल लाना पड़ेगा। तो आप पढ़ो उसको, क्या है योग। तो ये कौन सी किताब है जो हम पढ़ना शुरू कर सकते हैं? जैसा कि आपने मेंशन किया कि ऑफ कोर्स देयर आर लॉट्स ऑफ वीडियोस यूट्यूब में है आज के डेट में, जो हमें जिसको कोई भी बिगिनर है फॉर एग्जांपल वो फॉलो करना चाहते हैं। ऐसा भी नहीं है, लोग आजकल चाहते हैं कि हम योगा फॉलो करें, बट हो सकता है कि कोई उनको इस तरीके का टीचर ना मिल रहा हो, तो जी उसके अभाव में वो देखना शुरू कर देते हैं ये यूट्यूब वीडियोस। जी। और जो भी वीडियोस उनको सटीक लगता है, जिसमें व्यूज है, या दे स्टार्ट बिल्कुल। फॉलोइंग दैट। सो आप क्या बुक सजेस्ट करेंगे? और अगर किसी को ऑनलाइन ही अगर कहीं से कंजम्पशन करना है तो कहाँ से लोग कंज्यूम कर सकते हैं नॉलेज देखिए, एंड प्रैक्टिस? योगा जो लोग कर रहे हैं ना प्रैक्टिस, वो ऐसा नहीं है कि कुछ लोग बहुत ही अच्छे अच्छे लेवल पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो पढ़ के ही प्रैक्टिस कर रहे हैं। कुछ बंदे सेल्फ स्टडी करते हैं, फिर अप्लाई करते हैं, फिर उसका उनको बेनिफिट मिलता है। तो योग के कई सारी बुक्स हैं। जैसे आपका, अगर मैं बेसिक आपको बुक आप रिकमेंड करूँ, बिगिनर लेवल के लिए हाँ, तो बताइए। बिगनर के लिए आपका होगा आसन प्राणायाम मुद्रा बंध। ठीक है, वो आपके आसनों के लिए बहुत इफेक्टिव है कि वो आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर कर देगी योग का। जी। उसके बाद आपका आता थोड़ा सा और नॉलेज, जैसे मैंने बताया, वो ग्रहण संहिता एक बुक है। ग्रहण संहिता महर्षि ग्रहण जी ने लिखी है। तो वो ग्रहण संहिता आप ले लेंगे तो उसमें आपको षटक्रम, आसन प्राणायाम मुद्रा बंध, ठीक है, सबके बारे में अच्छे से, ध्यान के बारे में भी उसमें है। तो पूरी चीजें उसमें कवर हो जाती है। पर डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन मिलता है, तो डिटेल में आप पढ़ेंगे ना समझ पाएंगे कि आप क्या। वो बाकी बुक्स तो बिल्कुल बहुत सारी छोटी छोटी आ गई है, ठीक है, बट छोटी बुक का ना, मेन आप टेक्स्ट पे जाएं, मेन टेक्स्ट जो आपको समझाता है ना वो आप बेस्ट होता है। तो मेन टेक्स्ट में आपको अभी दो, आसन प्राणायाम मुद्रा बंध और आप ग्रहण संहिता आप पढ़ सकते हैं, बहुत इफेक्टिव बुक है। प्लीज मैं बताइए। अपनी बताऊं तो मतलब मैंने ग्रहण अपना क्या नाम है, योग की जो टेक्स्ट है ना, इसमें आपको ग्रहण संहिता ही पढ़ी है, आपका आसन प्राणायाम मुद्रा बंध भी पढ़ी है, और आपका हठ प्रदीपिका, हठ रत्नावली, योग बीज, सिद्ध सिद्धांत पद्धति, और आपका शिव संहिता, गोरख संहिता, मतलब इसमें बहुत सारे ऐसे ग्रंथ है योग के, 8-9 टेक्स्ट हैं जो पढ़े, सब में अलग अलग ज्ञान है। तो मतलब मैं वही कहता हूँ कि अगर आप योग में आ रहे हैं तो थोड़ा सा डिटेल पढ़े। तो जैसे योग आई थिंक 4 तरीके के भी हैं, हठ, येन, विन्यास। देखिए, जितने भी योग अब डेवलप हुए ना, पावर योगा हो हाँ। गया आपका, क्या नाम है, और आपका यिन योगा हो गया, अष्टांगा योगा हो गया, आपका विन्यास यिन योगा हो गया, थेरेपी योगा हो गया, ये सारे योगा ना आपके हठ योग से निकले। जो ओके। ट्रेडिशनल हठ योग है, वो स्वात्माराम जी ने जो आपका हठ प्रदीपिका बुक लिखी है, या ग्रहण संहिता जी जो लिखी है, जी। सब हठ योग के ही चीजें निकली पड़ी है, जो आज का प्रेजेंट में ना उसको मॉडिफिकेशन करके नए रूप में हमारे सामने प्रस्तुत कर दिया गया है। क्योंकि अब क्या है कि अब डिमांड चेंज हो गई है, अब हमारी, हम सब बिजी हैं, तो उस कंडीशन में उसको थोड़ा मॉडिफाई किया गया है कि जल्दी उसका बेनिफिट मिल सके। तो वैसे वो भी गलत नहीं है। जैसे यिन योगा की बात करूँ तो वो बहुत लॉन्ग होल्डिंग का प्रोसेस है, वो चाइनीज स्टाइल है। तो चाइनीज पद्धति को उसमें इन्वॉल्व किया गया, वो 3 से 5 मिनट तक की एक एक आसन में होल्डिंग होती है। ओके। और वही चीज ट्रेडिशनल हठ योगा में बता रखी है, 3 से 5 मिनट की होल्डिंग एक आसन ऑलराइट। में, ठीक है। और आपका अष्टांगा विन्यासा एक सीरीज चलती है साउथ में, वो आपका तिरुमलाई कृष्णमाचार्य जी ने डेवलप करा था। तो उसमें वन मूवमेंट, ईच मूवमेंट इट कोल्ड विन्यासा, उसका एक फॉर्मेशन चलता है। तो वो पूरी सीरीज होती है बेसिक टू एडवांस। तो वो बड़ी सीरीज होती है। ट्रेडिशनल हठ योगा में तो आपका देखो 32 आसन है, उसमें आपका षटक्रम है, षटक्रम में भी आपका कपालभाति आता है, वो प्राणायाम नहीं है। कपालभाति हो गया, आपका अग्निसार क्रिया हो गई, ठीक है, और जल नीति, सूत्र नीति, ये सारे आपके षटकर्म है जो बॉडी की शुद्धि करते हैं, क्लीन करते हैं। उसके बाद फिर आपका आसन प्राणायाम, फिर ये चीजें फिर धीरे धीरे आती है, उसमें इन्वॉल्व होती है। रेगुलर योगा प्रैक्टिस से हमारे फिजिकल और मेंटल हेल्थ पे क्या असर होता है? देखिए, योग वैसे आपके 7 लेवल्स पे काम करता है, फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली।
ठीक है, इंटेलेक्चुअली, इमोशनली, सोशली और इन्वायरमेंटली। ठीक है, तो 7 लेवल्स पे काम कर रहे हैं आपका, मतलब फिजिकली तो आपको जब आसन का अभ्यास करते हो फिजिकली दृढ़ बनी जाती हो, ठीक है। और उसके बाद आप आते हो इमोशनली बैलेंस करने के लिए ना, तो आपको प्राणायाम के कई सारे जो अभ्यास है, जैसे 8 तरह के प्राणायाम होते हैं। जब आप ब्रीदिंग प्रैक्टिस करना शुरू करते हो तो आप इमोशनली बैलेंस होना शुरू हो जाती हो, ठीक है। इमोशनली भी हो गए और मेंटली स्ट्रांग होना शुरू हो जाते हैं। मेंटली स्ट्रांग ऐसे होते हैं कि जब आप प्राणायाम का अभ्यास करते हैं ना, तो आपके माइंड में एक ऐसी सीव फिट हो जाती है ना, जैसे कि ना जाली छानता है चीज़ों को, ठीक है। तो प्लांट में जाली लगी होती है, पानी छन के आता है, साफ सुथरा पानी आता है, तो वो आपके ब्रेन में फिट हो जाती है। जब अच्छे से आप प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो वो आपके माइंड में वो कंट्रोल आ जाता है, वो जाली फिट हो जाती है कि आप जिस चीज़ को लेना चाह रहे हो ना, वो चीज़ आप लोगे। तो आपके माइंड में इतना कंट्रोल है कि आपको नेगेटिविटी या फिर कोई ऐसे थॉट्स आपको हिट ही नहीं करेंगे, क्योंकि आप बिल्कुल स्ट्रांग हो। आप जो जिसको एंटर करना देना चाहोगे वही आपके माइंड में एंटर होगा, वो आपका कंट्रोल प्राणायाम से आता है। तो वो प्राणायाम का इसलिए अभ्यास को बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है। तो आप इसका अभ्यास जब करते हैं तो माइंड जो आपका स्ट्रांग होगा वही आपके अलग डिसीज पे भी वर्क करेगा। जैसे अब आज के टाइम पे एनजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, अब तो बच्चा बच्चा भी कहता है कि मुझे स्ट्रेस हो गया है। चार जी। चार पाँच पाँच साल के बच्चे कहते हैं स्ट्रेस हो गया है। हाँ। तो और कुछ बड़े बच्चे का 12th की बात करो तो बच्चे को शिवरिंग होती है, एनजाइटी का अटैक आ रहे हैं आजकल। तो वो उस कंडीशन में आपको प्राणायाम बहुत हेल्प करेगा। प्राणायाम में बहुत सारी टेक्निक्स भी है जो उसमें हेल्प करती है। तो वो उसके अलावा क्या नाम है, मुद्राएं हैं हमारी हाथों की, हस्त मुद्राएं बहुत इफेक्टिव होती हैं कि प्राणायाम के साथ जब मुद्राओं का आप यूज़ करते हैं तो वो और भी इफेक्टिव हो जाता है। तो ये आज के कल्चर में है कि हम नींद नहीं आ रही है ना, या फिर ये छोटी छोटी डिजीजें आज से पहले 10 साल पहले आपने नहीं सुना होगा कि स्ट्रेस हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, ठीक है। आज का कल्चर बढ़ गया है कि और फिर हम फिर मेडिसिन के ऊपर चले पर जाते हैं। पहले अवेयरनेस भी तो नहीं था, लोगों को ये भी तो नहीं पता था कि स्ट्रेस क्या होता है, एंजाइटी क्या होती है। हाँ ये भी है, बट अब इसको हाइप सा भी बना दिया ना। अब तो हाँ। मम्मी कहती है बेटा ज्यादा स्ट्रेस मत ले, तो बच्चा भी, छोटा बच्चा भी कहता है मम्मी मुझे स्ट्रेस हो रहा है, कल मेरा एग्जाम है, छोटा बच्चा। हम हाँ। तो कहते थे हमें तो स्ट्रेस ही नहीं होता था। राइट। हम तो पढ़ लेते थे, उसके बाद कहते थे ठीक है कल पेपर है। हाँ वो अलग बात है, क्योंकि इसमें क्या होता है, एक वो एक सिम्टम्स जरूर आता है ब्रेन का, जो जो आपका क्या नाम है, गैस्ट्रोनीमियस एक नर्व्स होती है, ठीक है। वो वो आपके ब्रेन से आपके एब्डोमेन में आता है, ठीक है। वो सर्कुलेशन, जैसे ही आपको स्ट्रेस आएगा ना, सबसे ज़्यादा आपका एब्डोमेन डिस्टर्ब होगा। कई बार आपने सुना होगा कि बच्चों को ना पेपर के समय लूज मोशन लग जाते हैं, जी। तो वो आपका एब्डोमेन को डिस्टर्ब करता है और स्ट्रेस जैसे इंडिकेट करता है। ओह। तो वो ब्रेन से आपको आपके एब्डोमेन में रहता है, तो वो इंडिकेट सीधा आपके ब्रेन, आपके एब्डोमेन को डिस्टर्ब कर देता है। तो बट यही है, बहुत सारी पद्धति है जो आपको इसमें वर्क कर सकती है, हमें मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट वही है कि आपके पेरेंट्स पहले तो योग करें, तो अपनी जनरेशन को आगे वो योग सिखा सके, जितना भी वो सिखा सके, मतलब इतना वो सिखा सके कि वो अपने आप को कंट्रोल कर सके। और ये 100 क्या 200% है कि ये बेसिक चीज़ों पे आपको वर्क करेगा ही करेगा। चाहे आपका स्ट्रेस हो गया, एंजाइटी हो गया, ठीक है, डिप्रेशन हो गया, सप्रेशन हो गया, हर चीज़ से आपको निकालने की क्षमता है योग में। आपने शुरुआत में बताया था कि आपने जब योगा स्टार्ट करना चाहा था तो आप एक कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे थे। फिर आपने पढ़ाई की जी, एंड विथ योर एक्सपीरियंस आज की डेट में आपको जितना भी नॉलेज है वो आपके पास है। जी, तो आई वुड लाइक टू आस्क कि गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर का भी किताब है आपके पास, क्या आप ठीक। उसके बारे में थोड़ा विस्तार में बताएंगे? जी, ये ना आपका 2019 की बात है, तब मैं योग, मतलब वहाँ पर ऋषिकेश में ही था उस समय, मेरी मास्टर इन योगा चल रही थी। तो उसमें पता चला कि 7 डेज़ का ना वहाँ पर प्रोग्राम होता है, 1 से 7 मार्च, ऑलमोस्ट हर ईयर ही होता है, एवरी ईयर होता है। तो उस दौरान मैं वहाँ कहाँ पे गया था। होता है ये ये? ऋषिकेश में होता है आपका, जी। ऋषिकेश में परमार्थ आश्रम है जी। और आपका गंगा रिज़ॉर्ट है एक, ठीक है, तो उसी लाइन में पड़ता है। तो वहाँ की साइड ये होते हैं, हर साल 2 होते हैं, तो उसमें से मैं एक में गया था। तो वहाँ पर वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली, क्योंकि वहाँ पर ना इंटरनेशनल लेवल से भी सारे लोग आ रखे थे, मतलब फॉरेनर्स काफ़ी तादाद में आते हैं वहाँ पर ऋषिकेश में योग करने। तो वो पूरा ग्रुप था, और प्लस हमारे यहाँ के जो भी बड़े बड़े विद्वान थे ना, वो आ रखे थे वहाँ पर, मतलब उनके लेक्चर्स थे हर आधे आधे घंटे में ना, बहुत सारे लेक्चर, पूरा दिन का शेड्यूल था कि वहाँ पर आधे घंटे का लेक्चर चल रहा है। कोई मेडिटेशन के बारे में बता रहा है, कोई मतलब योग के बारे में, अष्टांग योग के बारे में बता रहा है, कोई ब्रीदिंग के बारे में बता रहा है, कोई मर्म थेरेपी, कोई क्या नाम है एक्यूप्रेशर थेरेपी, मतलब ऐसे सब अलग अलग ज्ञान बता रहे थे। तो उसी दौरान मतलब वहाँ पर मैं सारे लेक्चर्स को भी अटेंड करा और बहुत सारी चीज़ें सीखने को भी मिली।
तो लगभग वहाँ 3-4 दिन रहने के बाद लास्ट वाले दिन मतलब जाना ही था मुझे वापस। तो वहाँ पता चला कि वहाँ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होने वाला है, तो फिर मैंने भी पार्टिसिपेट कर लिया उसमें। तो लगभग हम काफ़ी बच्चे थे वहाँ पर, 500 समथिंग बच्चे थे। तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए गंगा किनारे, गंगा रिजॉर्ट के किनारे ना पूरा एक रोड बना हुआ है। तो वो उस पूरे ब्रिज कह लो आप उसको, पूरे उस पे ना उन्होंने सेटअप करा और वहाँ पर हमारा स्टार्ट हुआ। तो वो लगभग हर एक आसन का एक ड्यूरेशन था 3.5 मिनट का। कंटिन्यूसली वो आसन करने थे हमें, मतलब विदाउट मूवमेंट ना, कंटिन्यूसली लगभग हमारा 20 मिनट्स के आसपास का वो था। तो 20 मिनट्स हमें आसन ही करने थे विदाउट मतलब मूवमेंट। तो मतलब ब्रेक कोई नहीं था, एक किया 3.5 मिनट का, फिर दोबारा 3-3.5 मिनट का, ऐसे करते करते हमने अच्छा। 4-5 आसन का हमने अभ्यास किया वहाँ पर। तो नॉन स्टॉप था वो। और वो हमने मतलब अचीवमेंट सबने मिलके अच्छे से हमने बिना मूवमेंट के सबने बढ़िया से वो कर दिया। तो वो हमारा रिकॉर्ड मतलब हो गया, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। हम्म। तो बट उसके बाद में वो स्थिति वो बहुत खराब थी मेरी, क्योंकि पैर मतलब उस काफ मसल बिल्कुल टीयर हो गए थे, स्वेलिंग हो गई थी। तो क्योंकि फर्स्ट टाइम था ऐसा कि उस समय था, अभ्यास चल तो रहा था बट वो था कि कंटिन्यूसली ऐसी स्थिति में रहना, तो वो नहीं हो पाया था। तो बहुत बच्चों की वहाँ भी, और कुछ बच्चे की और भी कंडीशन खराब थी, कुछ गिर भी गए थे। तो बट ये था कि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। और वो मतलब एक्सपीरियंस तो आज तक भी याद रहता है कि हाँ भी हमने एक अचीवमेंट बहुत अच्छे लेवल पे करी है। आई थिंक जब आप अचीव कर लेते हो उसके बाद हाँ जो वो पेन फीलिंग लेना, होती है। बिल्कुल। वो फीलिंग ही सारी पेन को दूर कर देती है। उसके बाद मैं वहां से ऋषिकेश से घर आया तो काफी पेन था, बट विद इन 2-3 डेज में वो नॉर्मल हो गया फिर। एंड देयर यू हैव योर गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड जी, होल्डर टाइटल। टाइटन। जी। सो अकॉर्डिंग टू एंशियंट योगिक टेक्स्ट, क्या हमें डाइट जो फॉलो करना चाहिए इसके बारे में भी मेंशन है हमारी किताबों में? जी, जैसे मैंने आपको 2 ग्रंथ बताए थे, हठ प्रदीपिका और हठ और क्या नाम है, ग्रहण संहिता। जी। तो ये 2 ग्रंथ है जिसमें आपका डाइट का ही मेंशन है। उसमें पथ्य अपथ्य आहार बताया गया है कि पथ्य आहार जो है कौन सा हमें खाना चाहिए, कौन सा आहार नहीं लेना चाहिए। तो उन्होंने बोला कि आप योगिक प्रैक्टिस में हैं, अगर आप योग का अध्ययन कर रहे हैं, योग की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपको सुपाच्य भोजन की आवश्यकता है, मतलब वो ऐसे इजीली डाइजेस्ट हो जाए। ठीक है। करेक्ट। और एक नियम बताया गया है कि आपको मतलब सूरज ढलने से पहले ही खा लेना चाहिए, क्योंकि सूरज ढलने से पहले खाने का पर्पस ये होता है कि आपके जो जठराग्नि है, जो पाचन शक्ति है, वो उस समय तक एक्टिव रहती है। जैसे जैसे सूरज होता है, जैसे सूरज ढलता है, वो आपका डाइजेशन स्लो हो जाता है, पाचन अग्नि मंद पड़ जाती है। तो आपने जो खाना खाया, वो जैसे कहते हैं ना, ये अपने कूड़े में डाल दिया, तो वो खाना खाया वो डाइजेस्ट नहीं होगा, वो बहुत स्लो प्रोसेस में चली जाती है आपकी इंटेस्टाइन, जैसे उसका सोने का टाइम हो गया। राइट। तो उस कंडीशन में वो इसलिए बोला गया कि आपको शाम को जल्दी खाना चाहिए। सुबह आपको कहते हैं पेट भर के खाना चाहिए खाना, क्योंकि उस समय हमारी क्या नाम है, इंटेस्टाइन ना एक्टिव होती है, उसका जूसेस का सिक्रेशन चल रहा होता है, और सबसे ज्यादा डिमांड में होती है कि हमें बस खाना दो। तो हमें क्या होता है आज की लाइफ में, हम सुबह का खाना स्किप करते हैं सबसे पहले, कि आपने ब्रेकफास्ट लेना लाइट, हल्का सा एक कटोरी पोहा खा लिया, एक चिल्ला खा लिया। लेकिन वो गलत है, तो आपको सुबह हैवी खाना है, और हैवी नहीं खाया जाता। मोस्टली लोगों से मैंने सुना है कि भाई सुबह नहीं खाया जाता, वो इसलिए नहीं खाया जाता, आपको ऑफिस 10 बजे जाना, आप 9 बजे उठ रहे हो, ठीक है, आधे घंटे में आपने तैयार हुए, फिर कहाँ भूख की जगह बची। अगर आप 6 बजे उठते और 3 घंटे में आपको देखो कितनी भूख लगती है फिर। और 3 घंटे में जब आप वर्कआउट कर लिए, घूम लिए, और भी काम कर लिए, उसके बाद आपके इंटेस्टाइन की डिमांड जो है वो आपको चाहिए फिर आप जो एक पराठा एक चिल्ला खाए थे, 4 चिल्ले खाओगे। तो वो रहता है, वो कंसेप्ट है। अब ऐसी आपने मतलब देखा होगा कि जो जानवर है ना, वो शाम को नहीं खाते, वो 5-6 बजे बाद शांत हो जाते हैं, सब अपने अपने चिड़िया विड़िया या फिर और डॉग्स या फिर और भी जंगली जानवर से, वो अपनी जगह पे चले जाते हैं, अब जो भी उनका स्थान है, वो नहीं खाते। उनका एक डिमांड होती है कि हाँ भाई, हमने अब आज सूरज ढल गया, अब खाना नहीं खाना। लेकिन हम रात के 12 बजे भी खा रहे हैं, वेज खा रहे हैं चाहे नॉन वेज खा रहे हैं। नॉन वेज होता है आपको, जैसे वेज अगर आपको 1 घंटे में डाइजेस्ट हो रहा है, तो नॉन वेज आपको विद इन 2 आवर्स ले लेगा उसको डाइजेस्ट होने में। तो जितना आपको हैवी खाओगे, उतना आपकी बॉडी हील नहीं हो पाएगी। आप रात में सोए भारी खाना खा के, अब रात में पेट के बाद 2 काम है, या तो बॉडी के मसल्स को या फिर क्या नाम है, सेल्स को आपको रीजनरेट कर ले, बॉडी की रिकवरी कर ले, ठीक है, या दूसरा पे खाने को पचा ले। आपने इतना हैवी खा लिया है कि बॉडी को ना चाहते हुए भी वो खाने को पहले पचाना पड़ेगा, तो उसमें सारी एनर्जी उसकी वेस्ट हो जाएगी। तो आप सुबह उठोगे ना, तो आपको लगेगा कि बड़ी बॉडी मेरी स्टिफ सी लग रही है, या फिर थकावट ही नहीं उतरी है, अभी और नींद आ रही है, बॉडी एक्टिव नहीं रहेगी, डल सी रहेगी। तो अब क्या था कि एनर्जी तो सारी थी वो उसमें यूज होगी डाइजेशन में, ना तो आपकी बॉडी की रिकवरी हो पाई, ना आपका सेल्स आपका रिकवर हो पाया, ना आप एक्टिव फील कर पाओगे। तो ये कंडीशन रहती है कि हमें रात में जल्दी खाना खाना चाहिए, और हल्का खाना खाना चाहिए, सुपाच्य।
मतलब रात में आप मतलब लाइट रोटी सब्जी खा लो, या फिर दाल पी लो खाली, या फिर खिचड़ी खा लो, इस टाइप से लाइट मील आप प्रेफर करो जो डाइजेस्ट हो जाए, क्योंकि बॉडी को रिकवरी करनी होती है। और हम रिकवरी अगर उसको कोई भी चीज़ अगर उसको रोकेंगे तो फिर कुछ नहीं कर सकती ना। और वही डे बाय डे आपकी प्रॉब्लम्स का कारण बन जाते हैं, कभी कोई डिसीज हो गई, कभी कोई डिसीज हो गई। वो इसी वजह से होती है, क्योंकि जो कहते हैं टॉक्सिन्स ना बॉडी में, तो वो भरने लगता है। तो क्या करें, जब क्लीनिंग नहीं हो पा रही, बॉडी को रेस्ट नहीं मिल पा रहा, मसल रिकवरी नहीं हो पा रही, तो ये प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। तो उसका हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। योगा का फ्यूचर आपको कैसा लग रहा है इन इंडिया और लेट्स से आउटसाइड इंडिया? देखिए आज के समय पे ना योगा की डिमांड पूरा इंडिया, आउट ऑफ इंडिया, पूरा इंटरनेशनल लेवल पे है। पूरे मतलब जी। हर एक कंट्री में आपको योग के सेंटर्स मिल जाएंगे। मतलब जो हमारा कल्चर है उसको इतना अच्छे से फॉलो किया जा रहा है। बाहर के लोग आके, स्पेशली ऋषिकेश में मैं देखता हूँ कि बहुत क्राउड आता है फॉरेनर्स का योगा करने के लिए। वो बहुत अच्छे से सीखते हैं। मतलब ये है, नॉलेज तो हमारी है, इंडिया की है, लेकिन हम ही इसको बहुत डीपली नहीं सीखते। बट अगर मैंने वहाँ पर देखा है कि जो फॉरेनर्स आते हैं ना, वो कोर्सेज जब करते हैं तो वो डीपली सीखते हैं, अच्छे से ध्यान लगा के सुनते हैं कि भाई टीचर क्या कह रहा है। उनको कोई डाउट्स होते हैं तो वो पूछते हैं कि सर ये समझ नहीं आ रही है, फिर इसका क्या लॉजिक है जो आप बता रहे हो। तो वो पूछते हैं, हर एक चीज़ को अच्छे से सीखते हैं, फिर उसको अप्लाई करते हैं। बाद अपने सेंटर्स वो ओपन कर रहे हैं, मतलब आउट ऑफ इंडिया सिखा भी रहे हैं, उसका बेनिफिट्स भी मिल रहा है। तो ये तो ऐसा ज्ञान है जो कि कभी अधूरा नहीं रह सकता, इसने आगे बढ़ना ही है। योग का प्रचार आगे बढ़ते ही जाएगा, और इसमें और नई नई आपकी रिसर्च होगी, इसके बेनिफिट्स हमारे सामने आएंगे। हर समय आप देखोगे तो एम्स में कोई ना कोई रिसर्च चलती रहती है, और आउट ऑफ इंडिया भी इसके ऊपर रिसर्चेस हो रही है। तो वो बहुत इफेक्टिव है, और योग आपको आगे बढ़ता ही दिखेगा, हमेशा कभी नहीं रुक सकता। जो ये ग्लोबलाइजेशन हमने अचीव किया है, हम्म। इज इट बिकॉज ऑफ अ पर्टिकुलर की फिगर जिन्होंने ये पॉपुलैरिटी इंक्रीज किया है वेस्टर्न कल्चर में? देखिए जो भी इसका प्रचार प्रसार हुआ है ना योग का, हम्म। वो अभी करंट में देखे तो बाबा रामदेव ने बहुत प्रचार किया है। आपका नेशनली इंटरनेशनली बहुत हाँ। प्रचार किया। मतलब उनके थ्रू लोगों को पता चला कि योगा है क्या। जी। ठीक है, तो योग में उन्होंने बहुत सारी चीजें करी, इंडिया में भी शिविर लगाए, आउट ऑफ इंडिया भी शिविर लगाए। तो उसका एक इफेक्ट पड़ा है, लोगों को जागृति आई है कि हाँ भाई योग करना। लोग पहले से भी करते आ रहे हैं, पर वो बहुत सीमित लेवल पे था, वो बहुत कम जगह पे था। और उसका पहले इतना सोशल मीडिया भी नहीं था, तो उतना उभर के नहीं आ पाया। या जो सिखा रहे थे गुरु, वो सिखाए अपने अपनी जगह पे ही सिखाए, वो सीमित ही रहे, वो आगे ज्ञान नहीं बढ़ पाया। बट ये जो पब्लिकली सामने आया, फिर अभी बाबा रामदेव के थ्रू आया। और इससे पहले जो ज्ञान चलता आ रहा है तो बहुत पुराना ज्ञान है, ऐसा नहीं है कि नहीं चलता आ रहा। अगर हम ऋषिकेश में जाके देखें तो बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनि हमारे हुए हैं इससे पहले भी। जैसे दयानंद सरस्वती जी हुए हैं, विवेकानंद जी को भी योग का ही ज्ञान उनको हुआ था। ठीक है, तो और आपका श्री अरविंद जी है, तो ये श्री त्रिमलाई कृष्णाचार्य जी, जैसे मैं बताया था। तो ये बहुत से बड़े बड़े विद्वान जो हमारे, जिन्होंने योग की पूरी साधना करी है, योग का प्रचार प्रसार पहले भी आउट ऑफ इंडिया में भी पहले से होता है। जैसे दयानंद सरस्वती जी ने बहुत ज्ञान, उन्होंने मतलब आउट ऑफ इंडिया में भी इसका बहुत प्रचार करा है। और आज भी उन्होंने तो वो कल्चर चला आ रहा है ऋषिकेश में, उनका डिवाइन सोसाइटी है, डिवाइन लाइफ सोसाइटी के नाम से। आज भी वो कल्चर है, वो वहाँ से फॉरनर्स आते हैं, पहले भी आते थे अब भी आ रहे हैं। बट वही था कि पहले इतना सोशल मीडिया नहीं था कि उभर के नहीं आया। अब वो चीज़ सामने आ चुकी है अच्छे से। इवन व्हेन आई लुक एट यू, मुझे ऐसा लगता है कि आप अंदर से बहुत शांत है, आपके फेस में एक शांति है। वो आज के डेट में आपने अचीव किया है। आप जी अगले 5 से 10 साल में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं और अपने प्रैक्टिस के थ्रू? जी, मैं यही प्रैक्टिस, जो मेरी प्रैक्टिस चल रही है, ज्ञान तो बहुत बड़ा है योग का, पर डे बाय डे जितनी मैं प्रैक्टिस कर पा रहा हूँ, और मेरा यही है कि मैं जो प्रैक्टिस कर भी रहा हूँ वो मैं अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको सिखा भी पाऊँ। मतलब जो शांति मेरे अंदर आई है, पढ़ के आई है, या फिर मैंने उसको अब एक्सेप्ट करा अपनी लाइफ में तब आई है। तो वही चीज़ अगर अब मैं अपने स्टूडेंट को भी सिखा पाऊँ, वो भी अगर पढ़ लें, उस चीज़ को समझ ले जो मैं बता रहा हूँ, उसको एक्सेप्ट कर लें, तो वही चीज़ उनके अंदर भी आ जाएगी। किस प्रकार से योग को ढाल सकते हो, ये योग, ये आपको गीता सिखाता है कि संसारिक रूप में रह के आप किस प्रकार से योग को फॉलो कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने कि ये साधु बन गए आप घर परिवार छोड़ जाए। वो कहते हैं कि आप घर पे ही रहो, अपनी वाइफ के साथ रहो, बच्चों के साथ रहो, ठीक है, कार्य करो। कर्म सिद्धांत उन्होंने बताया है कि कर्म संस्कार जो है, कर्म सिद्धांत जो है वो उसके ऊपर कार्य करता है कि कर्मों में कुशलता लाओ, कर्मों को अच्छा करो, अच्छे कर्म करो, जिससे मतलब किसी को कोई दिक्कत ना हो। तो वो चीज़ आपको योग गीता में भी बताया गया है।
तो योग को हम एम्बिशन के साथ कैसे क्लब कर सकते हैं? क्योंकि जनरली जैसा आप कह रहे हैं कि ये है आज के डेट में चाहत लोगों में कि हमें आगे बढ़ना है, हमें ये कार खरीदनी है, ये घर खरीदना है। क्या इसका मतलब ये है कि ये चीज़ें गलत है, या योग के थ्रू हम इन चीज़ों को अचीव कर सकते हैं बाय कीपिंग आवरसेल्व्स काम? देखिए, अचीवमेंट एक अलग है लेवल, क्योंकि आपने मेहनत करी, आपको एक लेवल अचीव हुआ, ठीक है? वो तो मेहनत से आएगा ही, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। बट एक होता है कि हम भाग रहे हैं उस चीज़ के पीछे लगातार, मतलब एक मान लें एक हमारा बेस तैयार हो गया कि मेरे से काम चल सकता है, लेकिन फिर भी अगर दूसरे ने लिया, तो आप कहोगे नहीं मुझे वही वाली चाहिए। एक होता है ना कि डिमांड की जी। यही चाहिए। तो वो महर्षि पतंजलि ने कह रखा है कि सुखानुशायी रागा, दुखानुशायी द्वेषा। तो सुख ही दुःख का कारण है। अगर आज आपसे वो कार छीन ली जाए, आज आपके वो कार है, तो वो आपका सुख का कारण है, आप उसमें सुख ही हो, आप उसमें जा रहे हो, घूम रहे हो, कुछ भी कर रहे हो। बट जब वो कार आपसे छिन जाएगी, तो वही आपके दुःख का कारण बन जाएगी। तो कहते हैं कुछ भी चीज़ परमानेंट नहीं है, सुख ही दुःख का कारण, दुःख ही सुख का कारण है। तो इसी को कोई चीज़ जब परमानेंट है ही नहीं, तो काहे को हमने इतनी चीज़ों को इकट्ठा करना है, क्यों इतनी चीज़ों के पीछे भागना है। बट ये है कि आप अचीवमेंट करिए, अचीवमेंट को अपनी, जैसे योग में भी हम कहते हैं ना 7-8 स्टेजेस हैं, उसके ऊपर भी हमें ज़्यादा है। जब वो उस स्टेजेस पे जाएँगे, तब तो इस चीज़ का कोई महत्व रह ही नहीं जाएगा। अगर आप साधना में आप ध्यान या फिर प्रत्याहार तक भी आप पहुँच जाओगे ना, और धारणा के स्तर पे आ जाओगे, तो आपको अपने आप ही सारी चीज़ें बेकार लगने लगेगी। पर अगर आप सांसारिक जीवन में रह रहे हैं, जो आप गीता सिखा रही है, तो आप अपना कार्य अपने अच्छे मन से करिए, साफ मन से करिए, ठीक है? लगन से करिए, जो आपको अचीवमेंट प्राप्त हो रही है उसका बेनिफिट लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट उसी के आप दूसरों की मदद करिए। ऐसा नहीं कि संशय वाला कार्य ना आना चाहिए कि मुझे इकट्ठा ही करना है, मतलब उस किसी की अगर मदद हो सकती है तो वो भी करें। वो आपको गीता सिखाती है। जो आई थिंक आजकल के डेट में लोग बहुत मदद करते नहीं है दूसरों की। वो एक्चुअली सब पहले सोचते हैं पहले मैं ही चले जाऊँ, पहले मैं ही निकल जाऊँ। मंदिरों में भी आप जाओगे, तो मतलब हर चीज़ों का कॉन्सेप्ट चेंज कर दिया है आपको। कोई साइड से जा रहा है, कोई पर्ची लेके जा रहा है, कोई दूसरे तरीके से जा रहा है। तो मतलब भगवान को ही बाँट दिया गया है। तो वो भी कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा अजीब लगता है कि भाई भगवान के दर्शन करने भी जाना है, तो मतलब 1 घंटे की लाइन है, और उसके बाद जो बंदा बेचारा लाइन से जा रहा है वो परेशान है। बाकी बंदे अलग बंदे, कोई वीआईपी लाइन से चला गया या फिर कोई और जुगाड़ से चला गया। तो वो चीज़ कंसेप्ट चेंज हो जाता है। वो फिर वो रह नहीं जाता कि आप में श्रद्धा भाव है कि नहीं है। क्योंकि भगवान तो हमारे अंदर भी है ना, अगर मैं यहाँ पर चारों दिशाओं में भी घूमूँ, तो ईश्वर चारों दिशाओं में है आपके। तो वो कंसेप्ट हमें समझना चाहिए कि हाँ भाई, योग आपको क्या सिखाना चाह रहा है, आपकी क्या डिमांड्स है, आपकी क्या नीड्स है, कितना आपको चाहिए आगे बढ़ने के लिए। तो वो सब चीज़ें अगर आप समझ के चलेंगे ना, तो आप बढ़ेंगे भी और आपको दिक्कत भी नहीं आएगी कोई। उससे किसी को हर्ट भी नहीं होगा, मतलब खुद को भी नहीं होगा, खुद भी स्ट्रेस में नहीं आएँगे कि ऐसा करना है, ऐसा करना है, ये करना है। मतलब काम आपका होता रहेगा, क्योंकि क्या है कि समर्पण भाव है, ईश्वर प्रणिधान है आपके अंदर, कि आप ईश्वर को समर्पित कर रहे हैं कि भैया आप ही करवा रहे हो, मैं तो कर नहीं रहा। क्योंकि ये तो शरीर आपको दिया हुआ, आप ही बुलवा रहे हो, आप ही करवा रहे हो, तो वो जब भाव आपके अंदर आता है, तो आप बढ़ते चले जाते हो, कोई रोक थोड़ा ना सकता है, कोई नहीं रोक सकता उस चीज़ को। अपने बिजी लाइफस्टाइल में हम कैसे योगा को शामिल कर सकते हैं? देखिए, एक टाइम तो आपको अपने शरीर के लिए भी निकालना चाहिए। मुझे पता है कि आजकल का लाइफ़स्टाइल बहुत ज़्यादा बिज़ी है, बट 24 घंटे भी हमें लगता है कि कम है, अगर इससे ज़्यादा घंटे भी होते ना, तो हम काम कर सकते थे। बट क्या है कि फिर भी इसके लिए भी आप कोशिश करें, हाफ एन आवर निकालें अपने लिए, ठीक है? हाफ एन आवर अगर आप निकाल सकते हैं, एटलीस्ट सिर्फ़ थोड़े से आसन्स का अभ्यास कर लीजिए, बेसिक आसन्स का। अब जैसे मंडूक आसन कर लिया, इससे आपका डाइजेशन या सॉफ्ट ऑर्गन जो आपके पेट में है, लीवर, किडनी, स्प्लीन, तो इंटेस्टाइन आपका, ये आपकी मूवमेंट्स आपको प्रॉपर कर पाएँगे, इससे आपका जो भी सिक्रेशन है उनका, या फिर आपका उनके जो फंक्शन है वो प्रॉपर हो पाएँगे। तो आप मंडूकासन का अभ्यास कर लिया, उष्ट्रासन का अभ्यास, धनुरासन का अभ्यास कर लिया, ठीक है? ये बेसिक है। अब कुछ भी ना समझ आए तो सूर्य नमस्कार कर लीजिए, एटलीस्ट 12 राउंड डेली कर लीजिए। 12 राउंड्स करने से ये है कि फुल बॉडी मूवमेंट, स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी आपकी सारी उसमें कवर हो जाती है। साथ में कुछ स्पेसिफिक 1 या 2 प्राणायाम, जैसे अगर रिकमेंड करूँ तो मैं अनुलोम-विलोम और भ्रामरी प्राणायाम आप कर सकते हैं, वो बेस्ट प्राणायाम है आपके लिए। तो वो हम प्राणायाम का अभ्यास रेगुलरली कर सकते हैं, हाफ एन आवर। देखिए, अगर आप किसी को अगर कोई स्टार्ट ही करना चाहता है, कोई टाइम निकालना चाहता है, उसको लग रहा है कि भाई मेरे को 1 आवर ही है मेरे पास या 45 मिनट्स है, तो ऑनलाइन सेशन बहुत सारे होते हैं, उनको वो जॉइन कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप बाहर जाके भी करते हैं, तो आपको एटलीस्ट 1 आवर और एक्स्ट्रा चाहिए, कि जाना-आना वो टाइम आप कंज्यूमिंग होता है। 2 आवर्स आपके लिए इनफ हो जाएँगे, कि बहुत ज़्यादा नहीं हो सकता। तो उस कंडीशन को आप छोड़ के ना ऑनलाइन आप कॉन्सेप्ट पे आ जाइए।
और बेसिक ग्रुप ज्वाइन करिए, बिगिनर ग्रुप ज्वाइन करिए, या फिर जो आप अगर पहले से करते आ रहे तो जो इंटरमीडिएट ग्रुप होता है, एडवांस ग्रुप होता है, उसको ज्वाइन करिए। बट अपने लिए थोड़ा सा समय निकालिए, क्योंकि देखो फंक्शन हमारी बॉडी में जो है वो 24 घंटे वर्क कर रहे हैं। हमारी बॉडी 24 घंटे काम करती रहती है, हमारा ब्रेन पूरा एक्टिव रहता है। रात में भी इसके बाद यही काम होता है कि बॉडी को अपना रिकवर करना है, या फिर आपका जो रात में आप जो पूरा दिन खाना खाया, आपके किडनी इसको प्योरीफाई कर रही होती है, ब्लड पूरी सप्लाई हो रहा था बॉडी में, इंटेस्टाइन अपना मूवमेंट कर रहा होता है, तो हमारे ऑर्गन वर्किंग करते रहते हैं 24 आवर। अब कोई एक समय ऐसा मिले जो आपका माइंड कंट्रोल में है, ठीक है, माइंड कंट्रोल में है, आपके ब्रीदिंग कंट्रोल में है, तो वो आपकी एज को भी इफेक्ट करेगी। एंटी एजिंग मतलब आप जल्दी बुढ़ापा नहीं आएगा, ठीक है, आपके मन कंट्रोल में रहेगा, तो आपका फोकस आएगा, आपका ध्यान केंद्रित होगा चीज़ों में। ऐसा नहीं कोई भी काम आप कर रहे हो तो आप फोकस से कर पाएंगे। उसके लिए आपको डेली प्रैक्टिस की ज़रूरत तो है। कोई भी एक नियम बांध ले, आप चाहे आप ऑफिस से आगे ही करें रात में, ऐसा नहीं है कि आप शाम को योगा नहीं कर सकते। इसके 4 टाइम बताए रखे हैं, सुबह अर्ली मॉर्निंग बता रखा है, फिर सुबह 4 बजे बता रखा है, उसके बाद आपका सुबह 8 बजे बता रखा है, फिर दोपहर में, फिर शाम में, ऐसे 4 टाइम बता रखे हैं। तो 4 पार्ट में हम इसको कर सकते हैं। तो आपके जब भी समय मिले, सुबह, दोपहर, शाम, ठीक है, इवन रात में, आप जो लाइफ स्टाइल है, आप रात में आके कर लो प्राणायाम। आपने डिनर किया, उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि यार डिनर से पहले आपको ऐसा समय बच रहा है, तो आप डिनर से पहले आप कर लीजिए। डिनर के बाद आपको करना है, सिर्फ प्राणायाम का अभ्यास कर लिए। वज्रासन में बैठिए। वज्रासन एक ऐसा आसन है जिसको आप कभी भी कर सकते हैं, मतलब लेग फोल्ड करके बैठते हैं, तो आप खाने के बाद, वो एकमात्र ऐसा आसन है जिसका अभ्यास आप खाने के बाद कर सकते हैं। वज्रासन बैठ के ब्रीदिंग प्रैक्टिस कर लीजिए। पूरी पूरा दिन का टायर्डनेस होता है, वो आपकी थकावट पूरा उतार देगा प्राणायाम। आपको मेंटली रिलैक्स कर देगा, तुरंत आपको नींद आ जाएगी। ऐसा नहीं कोई आपको पिल्स लेनी है कि भाई नींद नहीं आ रही है। थकावट के बाद भी कई लोगों को नींद नहीं आती, कोई स्ट्रेस इतना हाई होता है। स्ट्रेस रिलीज करने के लिए आपको प्राणायाम की आवश्यकता है। सो हमने काफी सारी चीजों के बारे में बात किया। नाउ लेट्स मूव ऑन टू अ लिटिल लाइटर नोट, जहाँ पे आई एम गोइंग टू आस्क यू अ क्विक क्विज। आपको रिप्लाई करना है इन ठीक वन है। वर्ड, ओके। और लेट्स से यू कैन यूज मोर वर्ड्स, ओके। बट इट हैज टू बी अ क्विक रिप्लाई, वॉट एवर कम्स टू योर माइंड। ट्राई करता हूँ। जी। ओके, सो पहला सवाल, आपका फेवरेट योगा पोज? मयूरासन। मॉर्निंग या इवनिंग योगा? दोनों ही करता हूँ मैं तो। मेरे लिए दोनों इक्वल है, क्योंकि मैं खुद टीचर हूँ, तो मुझे सुबह शाम ही सिखाना पड़ता है। पर पर्सनल चॉइस क्या है आपकी, पर्सनल मॉर्निंग या चॉइस रहेगा कि मॉर्निंग कर लूँ। ओके। जी। योगा विथ म्यूजिक और साइलेंस? योगा विद म्यूजिक। म्यूजिक आपका कंसंट्रेशन बढ़ाने में हेल्प करता है, तो कोई भी म्यूजिक ऐसा हो जो पीसफुल म्यूजिक है या मंत्रास चल रहे हैं, तो बहुत इफेक्टिव रहते हैं। ओके। ब्रेथ वर्क और मेडिटेशन? ब्रेथ वर्क प्रेफर करूंगा, क्योंकि मेडिटेशन थोड़ी उच्च अवस्था हो जाती है, तो जब ब्रीदिंग में कंट्रोल हो जाएगा तो ध्यान स्वयं लग जाएगा। गो टू योगा स्टाइल, हाथ विन्यास, रेस्टोरेटिव एटसेट्रा, पावर योगा? बेसिक ट्रेडिशनल हठ योगा ज्यादा बेटर रहेगा फॉलो करना। ओके। मोस्ट इंस्पायरिंग योगा टीचर और इन्फ्लुएंसर इन योर लाइफ? मेरे खुद टीचर जो डॉक्टर डी डी विचित्रा है, उनसे ही ओके। सब सीखा है। ओके। फेवरेट योगा प्रॉप? ब्रिक्स, योगा ब्रिक्स, ब्रिक्स। वो बहुत हेल्पफुल रहता है। फेवरेट योगा रिलेटेड बुक और वीडियो? बुक में पतंजलि योग सूत्र इज बेस्ट। एनी वीडियो? वीडियो तो नहीं, बुक्स प्रेफर ज्यादा करता हूँ। ओके। ड्रीम योगा रिट्रीट डेस्टिनेशन? रिट्रीट मैंने कई सारे कर चुका हूँ, करवा भी चुका हूँ अपने क्लाइंट्स को ऋषिकेश में, और अभी लास्ट करना मुझे एक आदि कैलाश का, ओके। वहाँ पर रिट्रीट स्टार्ट करना है, योगा कैंप ऐसा। वो सेल्फ मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस के लिए। मोस्ट मीनिंगफुल योगा एक्सपीरियंस ऑफ योर लाइफ? हम्म मुरारी देसाई में रहा एक मोमेंट ऐसा जिसमें मेडिटेशन की प्रैक्टिस करवा देते हैं। इट्स ओके, नाउ यू कैन इलैबोरेट आपके एक्सपीरियंस के बारे में, कैसा रहा था? एक्सपीरियंस में और भी चीज़ें थोड़ा सा ऐड कर रहा था कि मैं मतलब योग को जो पढ़ रहा हूँ ना, उसको मैं रिलेट भी करता हूँ कि मैं ट्रैक्स पे भी जाता हूँ। हाँ। तो जैसे मैंने जो बुक्स में पढ़ा था, तो मैं ट्रैक पे भी गया हूँ। तो पहला ट्रैक मैंने किया था आपका यहाँ स्वर्गारोहिणी का। तो स्वर्गारोहिणी ट्रैक में ये था कि वहां से कहा जाता है कि स्वर्ग की सीढ़ियां जा रही है। एक बार बहुत पहले न्यूज में भी आया था। तो वहां से उसी रास्ते से पांचों पांडव ना स्वर्ग में गए थे। तो ये स्वर्गारोहिणी एक जगह है, ये आपका माना गांव है उत्तराखंड में। बद्रीनाथ जहाँ पर मंदिर है, बद्रीनाथ से आगे माना गांव पड़ता है, वहां से लगभग 40 किलोमीटर का ट्रैक है। तो मैं और मेरे सर, जिनका मैंने आपको जिक्र किया, तो मैं और मेरे सर गए थे। तो लगभग हमें वहाँ पर 4 डेज लगे विदाउट नेटवर्क, हम वहाँ पर गए। और मतलब हालत तो खराब हो गई थी वहाँ पर पहुँचने में,
बट वो इतना खूबसूरत जगह थी कि वहाँ पर मतलब झरने और मतलब कोई मतलब वहाँ पर ये मान लो आप 1 से 2% लोग जाते हैं। तो उस जगह पे जब हम पहुंचे तो वहाँ पर ना सतोपंत लेक है, जैसे भारत का नक्शा होता है ना, सेम उस तरह का था वो नक्शा बना हुआ है वहाँ पर। तो वो एक्सपीरियंस को लेने के लिए हम उस ट्रैक पे गए थे। तो वो अद्भुत था, मतलब वहाँ पर हमने बैठ के प्राणायाम भी करा था, ध्यान भी किया था। तो वहाँ की जो एनर्जी थी ना, जो मतलब कॉस्मिक एनर्जी खींचती है ना अपनी, और वो अलग ही एक्सपीरियंस था वहाँ का। और उसी के साथ मैंने फिर केदारनाथ भी मैं गया हूँ 2 बार, वहाँ भी अभ्यास किया है प्राणायाम का। तुंगनाथ गया था, वहाँ भी मैंने प्राणायाम का अभ्यास किया था। वहाँ तो मैं मतलब विदाउट वियर टी शर्ट विशर्ट उतार के -7 पे वहाँ पर प्राणायाम का अभ्यास किया था। क्योंकि प्राणायाम में ये कहते हैं कि वो आपकी बॉडी को हीट जनरेट करता है, सूर्य भेदी प्राणायाम जैसे हमारे में होता है एक। तो सूर्य भेदी प्राणायाम का हमने अभ्यास किया था, मैं और मेरे सर ने। तो विदाउट टी शर्ट वहाँ पर काफ़ी देर प्राणायाम किया था, और बॉडी वहाँ पर -7 पे बॉडी हीट किया था। तो वो बहुत इफेक्टिव रहा कि हाँ भाई मतलब बॉडी एक्चुअल। हीट अप हो हाँ, गई थी। हीटअप होता, स्वेटिंग, इवन स्वेटिंग हुआ। तो ओह वाओ। तो वो एक्सपीरियंस है ऐसा कि आप जब उस लेवल पे आप जाते हो ना, तो फिर आपको बाकी छोटी छोटी चीजें, मतलब ये चीजें तो फिर लगता ही बेकार है। तो वो अलग एक्सपीरियंस होते हैं। तो वो उस चक्कर में मैं अभी जो नेक्स्ट ट्रिप था मेरा आदि के राज का, वो मेरा और सर का ही था। हम दोनों ही ज़्यादातर प्रेफर करते हैं। उनकी एज 60 है, पर मतलब वो 60 में भी इतना कॉन्फिडेंस रहते हैं कि मुझे ले चल कहीं भी। तो ओह। तो हम दोनों ही निकल जाते हैं। तो वो अब ये ट्रिप था, इसमें भी हमने वही था कि वो भी आदि योगी शिव जी का, क्योंकि ये योग ही आपका शिव जी से जुड़ा हुआ है। तो ऐसे स्थानों पे जाना प्रेफर करते हैं कि जहाँ पर मतलब वो एनर्जी हमें मिले, वो उस ज्ञान को हम महसूस कर सके जो हम पढ़ रहे हैं, या फिर उस एक्सपीरियंस को ले सके कि जो बताया गया कि ऐसा है कि नहीं है। जैसे वहाँ पर सरस्वती नदी है, आपका क्या नाम है, माना गाँव से ना उसका सरस्वती का उद्गम स्थान है। तो माना गाँव में आपका माना गाँव जैसे ही आप पहुँचते हो, तो वहाँ पर ही वहाँ व्यास गुफा है, ठीक है, और गणेश गुफा है, जहाँ पर गणेश जी वो चारों वेद लिख रहे थे, व्यास जी ने बताया था उनको ज्ञान। तो उनका वो वहाँ पर खत्म हो गया था पेपर की भाई किस पे लिखे। तो वहाँ पर लक्ष्मी वन पड़ता है, जब जब स्वर्ग रोहिणी का रास्ता मैं बता रहा हूँ, वहाँ लक्ष्मी वन पड़ता है। वहाँ पर वो पेड़ है वो वहीं पाए जाते हैं। तो वहाँ पर वो पेड़ के ऐसी सॉफ्ट छाल है जैसे कि पेपर हो। तो वो उन छालों पे वो चारों वेद लिखे गए थे। सामने ही सरस्वती जी का उद्गम स्थान है। सरस्वती जी को कहा गया है हमारी सुषुम्ना नाड़ी। सरस्वती जो उद्गम स्थान होता है बहुत शार्प होता है, बहुत शार्प। इतना मतलब उसका जैसे सबकॉन्शियस माइंड हमारा बहुत तेज चल रहा होता है हमारा, तो वो ही उसी को सुषुम्ना नाड़ी कहा गया है। एक हमारी होती है सूर्य नाड़ी जो राइट नॉस से होती है, एक चंद्र नाड़ी होती है। सेंटर में हमारी सुषुम्ना नाड़ी होती है। जब हमारी सूर्य और चंद्र एक्टिवेट हो जाती है, जैसे हमें मैंने आपको बताया कि 6 मिनट तक अभ्यास करना है नाड़ी शोधन का, जब उसका अभ्यास प्रारंगत हो जाएगा, फिर आपका जो प्राण है सुषुम्ना में प्रवेश करेगा। तो वो आपका सबकॉन्शियस माइंड को, जो आपको मेडिकली देखे तो सबकॉन्शियस माइंड को आपको कंट्रोल करता है। तो वो चीजें देखते हैं तो वो आनंद आता है कि हाँ वही एक्चुअली में ये सब चीजें हैं देखने में। तो ऐसे एक्सपीरियंस लेने में मुझे अच्छा लगता है कि इसको पढ़ा भी, मतलब और कई जगह मैं जाना प्रेफर कम करता हूँ कि ऐसी जगह पे चले जाता हूँ। थैंक यू सो मच जी। पंकज जी फॉर गिविंग अस द वैल्यूएबल इंसाइट जो हमें योगा के बारे में जानने को मिला। पर्सनली आई वुड से कि आपके साथ इस कन्वर्सेशन के बाद मैं प्राणायाम तो बहुत ही स्ट्रिक्ट जी। लेवल में फॉलो करने वाली हूँ। जी। पर्सनली आई फील कि अगर इतना आपने पढ़ाई किया है और आपने ये सीखा है जी। तो उसका हमें इस्तेमाल करना चाहिए। जी। राइट फ्रॉम हिस्ट्री टू योर पर्सनल जर्नी, इट वाज रियली एनलाइटनिंग। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, आपके इस चैनल के माध्यम से मैं इतना ज्ञान दे पाया पब्लिक को, कि वो इस चीज़ को समझ पाए कि योग कितना बड़ा है। और उसके ज्ञान को थोड़ा सा भी अगर फॉलो करें, अपनी लाइफ में अप्लाई कर लें, तो उनकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आ जाएंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।